गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार लास्ट क्वेश्चन का आंसर अब पता नहीं है मुझे, मैं अगली बार लिख के ले आऊंगा। अ, एक का आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया था, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसका बता दूंगा मैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जय ज्वाला। प्रियांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन से नोट्स नहीं मिल पाए? प्रीवियस नोट्स नहीं मिल पाए, अच्छा। जो लास्ट क्लास के थे, ठीक है मैं अभी बोल देता हूं। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कहां पर थे? अनूप गुड मॉर्निंग। नितेश गुड मॉर्निंग। कहां तक करा दिया था भाई, जल्दी जल्दी बताओ, आज इस चैप्टर को खत्म करके आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है, तो जल्दी जल्दी बताओ कहां पर कर चुके थे। हम लोग ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किया था शायद, ठीक है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पर लास्ट लेक्चर का पीडीएफ दे देंगे बेटा, मैं भूल गया उसको देना। पता नहीं क्यों नहीं आया, मैंने तो बोल दिया था। मैं एक बार अभी बोल देता हूं, वो आज ही अभी अभी थोड़ी क्लास के फौरन बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हुई थी, और साइमल्टेनियस का जो अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है ना, तो अभी जब आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा ना, तो उसके अंदर साइमल्टेनियस बार बार आएगा, तब वो और एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो अभी अभी जरा सा अगर थोड़ा बहुत, बस यही है कि तुम्हें मैंने इतना ही बताया है कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे में जब आप उसके मोल्स या कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं, तो आपको जो है इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि भाई पहला वाला इक्वेशन को पूरा किया, और जो जो कॉमन आदमी है उनके मोल्स को अपने आप नीचे लिख दिया, और फिर जब सेकंड इक्वेशन को पूरा किया, तो जो नीचे वाले आदमी कॉमन थे ऊपर के साथ, तो ऊपर वालों में वही चेंज कर दिया, तो ऊपर लिखकर नीचे चेंज कर दिया, नीचे लिखकर ऊपर चेंज कर दिया, और लास्ट में ये चेक कर लिया कि जो आदमी कॉमन है उसके मोल्स या प्रेशर, जिस फॉर्म में भी आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो कॉमन लिखा है कि नहीं। अगर वो कॉमन है यानी एक जैसे हैं, तब तो ठीक है, वरना आपने कहीं गलती कर दी। तो आप, क्योंकि वो आदमी दो नहीं है, वो आदमी एक ही है, वो दिखाया दो जगह गया है, लेकिन वो कंटेनर में एक ही आदमी है जो हर जगह इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व। तो अगर वो हर जगह इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है, तो उसके मोल्स या उसका प्रेशर हर जगह सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना। तो साइमल्टेनियस एक अच्छा टॉपिक था, उसमें करेंगे, है ना, वो उसके उसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक बचते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा आसान सा एक टॉपिक डिस्कस करना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के कम समझ में आता है बिकॉज पढ़ते कम है वो। वेपर डेंसिटी के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन क्या है, यानी कोई सब्सटेंस जब डिसोसिएट करता है, तो उस सब्सटेंस की डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उस पूरे सिस्टम की वेपर डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि जब वो रिलेशन पता चल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वेपर डेंसिटी दी जाए, आप उससे अल्फा कैलकुलेट कर लें, अल्फा के बाद आप उसका केपी कैलकुलेट कर लें, कुछ भी बकवास कुछ भी कर सकते हैं आप उसके बाद। तो इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा से क्या रिलेशन, सॉरी वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं। अब वो क्या बताना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई देखिए, ऐसा एक एग्जांपल के ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और अल्फा के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरा कोई एक आदमी है ए, ये टूट रहा है और ये एक इक्विलिब्रियम बना रहा है ऐसे, यानी एक सब्सटेंस है ए एन,
ऐसे ले लेते कुछ भी, और वो n लोगों में ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे में फिर आप इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस an की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इस सिस्टम की वेपर डेंसिटी को कैसे आपस में लिंक करेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन पहले से है उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? जो पहले से इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारी वेपर डेंसिटी है ऑफ an, वो तो हमें पहले से दे रखी है, सपोज कैपिटल डी, और वो देगा नहीं, वो मुझे पहले से पता होगा। जैसे मान लो ये PCl5 है, तो अगर PCl5 टूट रहा है तो PCl5 की जो वेपर डेंसिटी इनिशियली है वो तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से निकल आएगी ना। यानी हमें PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, तो मैं उसको 2 से डिवाइड करके कैपिटल डी तो पहले से ही जानता हूं, लेकिन वो जो स्मॉल डी है वो क्या चीज है सर? स्मॉल डी है वेपर डेंसिटी ऑफ सिस्टम और an एट इक्विलिब्रियम। वो जो दे रखी वो हमारी स्मॉल डी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने an को बर्तन में डाला, अब आपको तो पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, तो आपने जो है an को अंदर डाला और आपको पहले से पता है कि an की वेपर डेंसिटी जो है वो 25 है, या आपको पहले से पता है कि वो 25 होगी। अब जब आपने अंदर उसको डाल दिया और थोड़ी देर बाद जब आपने आवाज लगा के पूछा, हाँ भाई ये बताओ an तुम्हारी वेपर डेंसिटी क्या है, तो अंदर से आवाज कुछ और आ रही है। हमने कहा अजीब बदतमीजी चल रही है, हमने an अंदर डाला, हमने PCl5 को अंदर डाला, तो उसकी वेपर डेंसिटी उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके निकल के आनी चाहिए, जो मुझे पहले से पता है कि 50 होती है, तो 50 होती है, बात खत्म। जो भी होती है 50 होती है, तो मुझे पता है कि उसकी वेपर डेंसिटी 50 है क्योंकि मैंने PCl5 को अंदर डाला। लेकिन अब जब मैं उसको थोड़ी देर बाद आवाज लगा के पूछता हूं कि भाई तू तेरी वेपर डेंसिटी कितनी है, तो वो पता नहीं क्या जवाब दे रहा है। तो मैंने कहा ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी वेपर डेंसिटी तो पहले से मुझे पता है 50 होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना मुझे आता ही है। तो अब गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ इसलिए हो रही है कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, या मुझे ये पता ही नहीं है कि अंदर जाकर वो PCl5 टूटने लगता है, और वो टूट कर एक इक्विलिब्रियम बनाता है। उस इक्विलिब्रियम का अपना एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी वजह से एक वेपर डेंसिटी आती है। यानी जब तुम आवाज लगा के पूछोगे तो वही PCl5 अब कुछ और बोलेगा, और वो अपनी वेपर डेंसिटी नहीं बताएगा, वो उस पूरे सिस्टम की वेपर डेंसिटी बताएगा, क्योंकि अब उस सिस्टम में अकेला PCl5 नहीं है, PCl3 भी है और Cl2 भी। यानी PCl5, PCl3 और Cl2 का एक इक्विलिब्रियम बन चुका है। उस इक्विलिब्रियम में तीनों आदमियों के मोल हैं। उन तीनों के मोलों की वजह से उस पूरे गैसियस सिस्टम का अपना एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। उस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी आ रही है, जो वो चिल्ला रहा है। आप सोच रहे थे 50 बोलेगा, वो 50 70 बोल रहा है। मैंने कहा ये अजीब बेवकूफी चल रही है, हम कुछ सोच रहे हैं वो कुछ सोच रहा है। चक्कर क्या है? चक्कर सिर्फ इतना है कि वो PCl5 तुम्हारे लिए डब्बे के अंदर अकेला नहीं पड़ा रहेगा, वो फौरन इक्विलिब्रियम में ब्रेक करने लगेगा, वो फौरन इक्विलिब्रियम बनाने लगेगा, और उस इक्विलिब्रियम सिस्टम की जो वेपर डेंसिटी होगी वो स्मॉल डी होगी, और PCl5 की जो इनिशियल वेपर डेंसिटी है जो आपको पहले से पता है वो कैपिटल डी है। हमें इसी कैपिटल डी, स्मॉल डी और उस PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में आपस में एक रिलेशन कैलकुलेट करना। नितेश पूछ रहा है सर आप लाइव हो? ऊपर वाले की दुआ से अब हम बिल्कुल लाइव हैं, बिल्कुल लाइव हैं। और कैसे लाइव हुआ जाता है नितेश? माइक थोड़ा सा फॉल्टी है, माइक तो सही है, फॉल्टी बैरोमीटर है, माइक थोड़ा सा फॉल्टी है, वॉइस थोड़ी सी खराब आ रही, खराब ही है यार, समझो बात को। ये अपनी वॉइस, अब अपनी वॉइस को कैसे सही कर लेंगे? ये तो पहले से खराब चल रही है, तो ये जो खराब है तो इसको सही नहीं कर सकते। अब तुम लोग थोड़ा सा वॉइस हार्ड आ रही है, हार्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आयनिक होगा, बिल्कुल। अब आयनिक आज ही शुरू होगा, आज चाहे जो जाए, आज आयनिक स्टार्ट होगा। आयनिक तो आज शुरू करना ही है किसी भी सूरत में, ठीक है? ठीक है यार, थोड़ा सा समझो, अभी हो सकता है थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ जाए। सर द्रोणा 2 में आप कब आएंगे? द्रोणा 2 क्या है भाई? द्रोणा 2 में तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। देखते हैं कैसे रहेगा, जब कुछ आगे सिस्टम बनेगा तो करेंगे इसको काम, ठीक है? यानी अब वो कहना ये चाह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि ऐसे सिस्टम की आप वेपर डेंसिटी को यूज करके वो वेपर डेंसिटी जो वो अंदर से चिल्ला रहा है, और एक वो वेपर डेंसिटी जो आपको पहले से पता है, आप इन दोनों को यूज करके अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे PCl5 का? इस PCl5 का अल्फा कैसे निकले? तो मैंने कहा देखिए ऐसा बड़ा आसान, बहुत आसान, मैं बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, इसके इनिशियल मोल्स को आपने C मान लिया है, तो ये 0 होगा। वही जैसे तुम हर बार तुम कर ही रहे हो, कई सवाल तुमने किए हैं कि एक आदमी को C ले लेते हैं, दूसरा 0 हो जाता है, फिर ये टूटने लगता है। और क्योंकि बातें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की चल रही हैं, तो हमें पता है कि इसके इक्विलिब्रियम के मोल्स को आप अल्फा के टर्म्स में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C1 माइनस अल्फा, और ये जो साहब बनेंगे वो बनेंगे NC अल्फा। यानी एक चीज क्लियर है, इनिशियल जो मोल्स हैं डब्बे के अंदर वो C, और इक्विलिब्रियम पर जो मोल्स हैं डब्बे के अंदर
वो है C1 माइनस अल्फा प्लस NC अल्फा, एंड दैट इज, अगर मैं C को कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ये आ जाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं और ये हमारे इनिशियल मोल्स। बस बात खत्म हो गया, भूल जाते हैं इस बात को। ठीक, अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है, बिल्कुल अलग से एक बात कर रहे हैं। काम की बात यह है कि मैंने ये पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है वो PM/RT होती है। किसी भी गैस की डेंसिटी वो PM/RT से निकाली जाती है, आपने पहले भी देखा हुआ है। ठीक, तो हमने कहा, याद आ रहा है सर, आपने जो है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में बताया था कि किसी भी गैस की जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम से ही निकाली जाती है, लेकिन उसके लिए एक और फॉर्मूला बनता है जिसको आप PM/RT कहते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, PM/RT होगी। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर ये PM/RT है तो M की वैल्यू ρRT/P होगी। मैंने कहा हाँ यार, इसमें क्या कलाकारी है, ये ρRT/P होगी। तो फिर इसमें भी कोई कलाकारी नहीं है कि ये ρRT/P को आप nRT/V भी लिख सकते हैं। जरा समझो बात को, मैंने P को nRT/V लिख दिया। अब इससे हुआ क्या कि सर RT तो कैंसिल हो गया और जो बचा वो बचा ρV/N, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ρV/N आ रहा है। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट ρV/N आ रहा है तो जो वेपर डेंसिटी आएगी वो ρV/2N के बराबर होनी चाहिए। सिर्फ क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो मोल्स के साथ इनवर्स रिश्ता रखती है। बस ये तुम्हें बताना था मुझे। यानी मैं ये सिर्फ कैलकुलेट करना चाह रहा था कि यार ये बताओ, किसी भी सिस्टम की वेपर डेंसिटी और उस सिस्टम के मोल्स के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो मोल्स होंगे किसी भी स्टेट पर वो वेपर डेंसिटी के साथ इनवर्स रिश्ता रखेंगे। यानी अगर मोल्स ज्यादा है तो वेपर डेंसिटी कम है, और अगर मोल्स कम है तो वेपर डेंसिटी ज्यादा। बिल्कुल सीधे आ रहा। बस इसी का यूज करना, 1 सेकंड के अंदर सारा खेल खत्म हो गया। कैसे? अब ये बताइए सर, इनिशियल वेपर डेंसिटी को अगर फाइनल वेपर डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए, इनिशियल वेपर डेंसिटी को अगर फाइनल वेपर डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? तो मैंने कहा देखिए, ऐसा है, मोल्स और वेपर डेंसिटी का इनवर्स रिश्ता है। तो जो इनिशियल वेपर डेंसिटी होगी, जो आपको पहले से पता है कैपिटल डी, और जो इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी होगी जिसको आपने स्मॉल डी माना है, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वो होंगे इक्विलिब्रियम के मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, उल्टा। यानी इनिशियल वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। खेल खत्म। बस इतना समझना। हाँ, कल के नोट्स अपलोड करा देंगे, अगर वो नहीं हुए तो वो हम अपलोड कर देंगे बेटा। गौरव, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड में? अभी ली चार्टले प्रिंसिपल जो मेरा इसके बाद का टॉपिक बचा है उसको कवर करूंगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि भाई ये बताइए कि आप ये करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जो डिसोसिएट कर रहा है, उसकी अपनी एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसकी अपनी एक वेपर डेंसिटी है जो मुझे पहले से पता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अंदर जाने के बाद झूठ क्यों बोलता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो अंदर जाने के बाद अपने पूरे सिस्टम की वेपर डेंसिटी बोलता है, और उस पूरे सिस्टम की वेपर डेंसिटी को अगर मैं स्मॉल डी मान लूं तो कैपिटल डी और स्मॉल डी और अल्फा का जो रिलेशन होता है वो डिराइव करना चाह रहा हूं। और उसके लिए बस एक छोटी सी बात तुम्हें सिखाना चाह रहे थे। इतनी बकवास करने के बाद जो सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में आ रही है वो ये कि जो वेपर डेंसिटी है वो मोल्स के साथ इनवर्स रिश्ता रखती है। इसका मतलब यह हुआ कि वेपर डेंसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी फाइनल, या इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। अब इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी है, इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है। इक्विलिब्रियम के जो मोल्स हैं वो अभी तुमने निकाले, C1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, और जो इनिशियल मोल्स थे वो आपके C थे। C से C कट जाएगा और आपको एकदम खूबसूरत सा रिलेशन नजर आएगा, D माइनस डी अपॉन छोटा d इंटू N माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। यानी अल्फा, कैपिटल डी और स्मॉल डी में ये एक छोटा सा रिलेशन बनेगा जो हमारे सामने बिल्कुल सीधा एकदम।
अल्फा पूरन पूरन पूछ रहे हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा बेटा आजकल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, यानी एक मोल में से जितने भी मोल डिसोसिएट करते हैं इक्विलिब्रियम पर, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। अगर आपके सी मोल थे तो सी की वजह से सी अल्फा डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि 1 की वजह से अगर अल्फा होते हैं तो सी की वजह से सी अल्फा होंगे, तो बचेंगे कितने, सी माइनस सी अल्फा, जिसको मैं सी 1 माइनस अल्फा लिखता हूं। हर्षुल दोबारा मत करवाया करो यार, हर्षुल समझा करो, बहुत सीधी सी बात करते हैं, बहुत कंसंट्रेट करके बैठा करो, टाइम कम है हमारे पास, तो एक एक चीज को 2 बार मत दोहराया करो। कोशिश क्या करो कि कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करें। मैं कोई नई बात अगर कर रहा हूं तो भी ठीक, नहीं तो मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी थी कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो 2 अलग अलग वैल्यूज क्यों होती, एक ही आदमी की वेपर डेंसिटी 2 अलग अलग कैसे हो सकती है, जबकि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 से निकाली जाती, इसलिए अलग होती है क्योंकि वो आपने जब लिया था तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली आंसर बता रहा था, और जब वो बर्तन के अंदर चला गया तो वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आंसर बता रहा है, बस इतना फर्क। तो मैंने कहा कि जो इनिशियल वेपर डेंसिटी है वो तो कैपिटल डी है, वो मुझे आती, इक्विलिब्रियम की वेपर डेंसिटी आप बता दीजिए, वो बता देगा, तो उसको यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है एकदम, मुझे ये रिलेशन याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब इस रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वो क्या है सर, ये बताइए इस रिलेशन में ये एन क्या है, व्हाट इज दिस एन। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चों को पता नहीं होता, ज्यादातर बच्चे इसको गलत समझते हैं और इसलिए उनका आंसर भी गलत निकल के आता है। ये जो एन है ये तुम्हारे हिसाब से ऑब्वियसली तुम इस एन को क्या समझते होगे, सर ये एन ये होता है, ये देखिए जितने भी मोल बन रहे हैं, जितने भी मोल टूट के बन रहे हैं दैट इज एन। ऐसा नहीं, एन जो है वो एन नहीं है, एन है एन बाय 1, यानी n अपॉन 1 इज n, यानी कहने का मतलब यह हुआ जितने यहां पर मोल्स होंगे और जितने यहां पर मोल्स होंगे उनका रेशो है n। भाई यहां पर यह n क्यों है सर, इसलिए कि n बाई 1 की वैल्यू n होती है, लेकिन अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो आपका जो फॉर्मूले वाला n है वो फॉर्मूले वाला n n नहीं होगा, वो n बाई 2 लिखा जाएगा। इसको सब लोग याद रखना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। यानी एक चीज तो कंफर्म है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा कि जब n की वैल्यू, यानी जब एक आदमी अपने से ज्यादा गैस के मोल बनाता हो, पहली बात तो, क्योंकि n की वैल्यू 1 से छोटी अगर आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये गड़बड़ कर देगा। यानी हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो तब यूज करना है जब हमारे पास n की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही। दूसरी बात, सर n होता क्या है, n जो होता है यहां पर मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, जो n निकल के आता है n इज प्रोडक्ट गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट गैसियस मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स को अगर रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल से डिवाइड कर दिया जाए तो n निकल के आता है। मेरे कहने का मतलब है अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई साहब जरा ये बताइए 2an, या ऐसे ले लेते हैं, an भी क्यों ले रहे हैं, कुछ और ले लेते हैं, 2a3 वो a6 बना रही, 6a बना रही। आप बताइए इस सिस्टम के लिए वेपर डेंसिटी का और अल्फा का क्या रिलेशन लिखेंगे आप, तो इस केस में आपका आंसर आएगा d, क्या था फॉर्मूला हमारा, d माइनस डी अपॉन डी इंटू n-1 इज इक्वल टू अल्फा, और यहां पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/2 यानी 3। प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा हो तो जोड़ देंगे ना, जैसे PCl5 है, मतलब आप समझिए n जो होता है वो सिर्फ आगे को नहीं होता। जनरली बच्चे क्या याद करके जाते हैं कि जितने भी उधर बनेंगे वो n होता है, किताबों में तो यही दिखाया जाता है, वो बताते ही नहीं कि n की वैल्यू क्या है। तो आप उसमें होता क्या है कि 1 में से जितना टूट रहा है दैट इज n, यानी 2 में से अगर 6 बन रहा है तो 1 में से 6/2 बनेंगे दैट इज n। यानी n जो होगा मेरा वो प्रोडक्ट के गैस मोल्स अपॉन रिएक्टेंट के गैसियस मोल से निकाला जाएगा, और वो n पुट करके ही आप अल्फा डी का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट्स के साइड की स्टोइचियोमेट्री का सम, गैसियस सम, और प्रोडक्ट साइड की स्टोइचियोमेट्री का गैसियस सम, उनको यूज करके n कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे PCl5 है, अब आप सोचिए अगर PCl5 का इक्विलिब्रियम आए और आपसे n पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, PCl5 उधर 1 है और उधर PCl3 और Cl2 2 बनते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड में गैस के 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में गैस का 1 मोल है, तो जो n होगा वो 2/1 होगा। अगर यहां इसके भी 2 होते, मेरी बात समझ रहे हो ना, यानी आपको इसके भी मोल्स कंसीडर करने हैं, आपको उसके भी मोल्स कंसीडर करने हैं, और प्रोडक्ट के गैसेस मोल्स को रिएक्टेंट के गैसेस मोल से डिवाइड करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही n आएगा खत्म हो जाएगा सवाल, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए।
और ये फॉर्मूला तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। आप इसी चीज के लिए ये फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं कि सर आपका फॉर्मूला d माइनस डी अपॉन डी इंटू 3-1 बनेगा, दैट इज d माइनस डी अपॉन 2d इज इक्वल टू अल्फा। ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं क्योंकि मुझे n की वैल्यू का आइडिया। तो n एकदम क्लियर है, n इज प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स जितने भी हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स। वो रेशो है n। n सिर्फ प्रोडक्ट साइड को नहीं देखा जाता, क्योंकि डेरिवेशन को देख के ऐसा लगता है कि सर देखिए यहां पर आपने n लिख दिया तो जो भी यहां लिखा जाएगा वही n होगा। नहीं, यहां मैंने n लिख दिया, यहां पर n इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 1 है। अगर ये 2 होता तो उस केस में ये n नहीं होता, मतलब फॉर्मूले वाला n नहीं होता, वो n/2 होता। मतलब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, तुम इस बात का आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आईटी वाला चालाकी करता है और कहीं ऐसा ना हो चालाकी में हम फंस जाएं। derive the relation between d and alpha for 3an is in equilibrium with कुछ भी ले लेते हैं। जैसे ये 3an gives 6b, ऐसे कोई भी एक इक्विलिब्रियम ले लिया। तो अब ऐसे में ये 6 नहीं है n, हमारा n जो होगा वो 6/3 से निकाला जाएगा। तो इस केस के लिए जो n की वैल्यू आएगी वो 6/3 से निकाली जाएगी, और आप 6/3 को यूज करके ही फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा जनरल है, फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, जो अल्फा आएगा वो d माइनस डी अपॉन डी इंटू n-1 से निकाला जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो n रखा जाएगा वो n यहां 2 रखा जाएगा, 1 नहीं रखा जाएगा। मतलब आप समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बस इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ आगे की चीज को नहीं देखना है, हमें पूरी चीज देखनी है। और पूरी चीज क्या है? पूरी चीज सिर्फ इतनी है कि आप जब भी ये सवाल करें तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूले के अंदर जो आप स्मॉल एन पुट करते हैं वो स्मॉल एन सिर्फ प्रोडक्ट के मोल्स नहीं होते, वो प्रोडक्ट अपॉन गैसियस मोल्स होते हैं। बस इतना ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कर लेता हूं, जैसे ये, जल्दी से बताओ, एक बड़ा अच्छा आसान सा सवाल है। वेपर डेंसिटी मिक्सचर की 92 दे रखी, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल ली। मैंने कहा यार क्या हो ही नहीं सकता, 92 कैसे हो सकती है? पीसीएल 5 की तो हमें पहले से पता होती है। कह रहे नहीं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की दे रखी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की दे रखी है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी देते हैं तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यानी आपने स्मॉल डी दे रखा है 92, और इक्विलिब्रियम आपका ये है, PCl5 गैस डिसोसिएट कर रही है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब बताओ इसमें n की वैल्यू क्या होगी? सर n की वैल्यू होगी, इधर 2 है और इधर 1 है, सर n की वैल्यू 2 होगी, 2/1। यहां 2 गैस के मोल बन रहा है और यहां 1 ही है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2, यानी n की वैल्यू 2 होगी। अब आप सॉल्व कर लीजिए। जो कैपिटल डी है वो तो आपको पहले से पता होगा, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी अपॉन डी इंटू n-1, यानी मेरा आंसर आ जाएगा, जो कैपिटल डी होगा वो PCl5 अकेला डिसाइड करेगा। और PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट मैं निकालना जानता हूं, फॉस्फोरस का 31 होता है और क्लोरीन अगर 5 है तो 35.5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25, 2, 27, 2, 17, यानी 177.5, यानी जो हमारा प्लस 31, ये 31 और ऐड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5, 8, 0, 2, 208.5, यानी जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है वो 208.5 है। तो जो मेरी कैपिटल डी होगी वो होगी 104.25, माइनस छोटी आपको 92 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 92, n-1, n की वैल्यू 2 है। सीधे सॉल्व कर लीजिए, आपकी अल्फा कैलकुलेट हो जाएगी, खत्म हो गया। यानी आपने PCl5 का इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखा? 208.5, ठीक। इसको 2 से डिवाइड करके आपको कैपिटल डी मिल गया, जो आपको पहले से पता। छोटा डी उसने सवाल में बता दिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी है, तो बड़े डी छोटे डी को यूज करके आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। सोचो अगर इसी केस में वो ये बता देता कि इस पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर 5 atm, बताइए इस इक्विलिब्रियम का केपी कितना है? तो तुम याद करो, तुम्हें बताया गया था कि केपी का रिलेशन जो था हमारा इस इक्विलिब्रियम के लिए, मैंने याद करने के लिए बोला था, वो था अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। याद आ रहा है? ये मैंने बताया थे, 2 इक्विलिब्रियम्स के केपी अल्फा पीटी को याद कर लो, एक PCl5 वाले को और एक N2O4 वाले को। PCl5 वाला अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से निकाला जाता है, और N2O4 वाला
4 अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से निकाला जाता है। तो सोचो इसी सवाल में अगर एक लाइन और ऐड कर दी जाए कि इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 4 एटीएम फाइंड आउट केपी वैल्यू, तो सबसे पहले आप अल्फा निकालिएगा, अल्फा को यहां यूज करिएगा, टोटल प्रेशर 4 दे रखा है, आप मस्त केपी कैलकुलेट करके चले आइएगा, एक सेकंड में बढ़िया एडवांस लेवल का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव तैयार। यानी इस इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी दे दिया, उससे अल्फा आ गया, उस अल्फा को टोटल प्रेशर के साथ यूज करके केपी निकाल लिया। और मैंने ये याद करने के लिए बोला है भाई आप लोगों को कि पीसीएल5, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर किताबों के सवाल, ज्यादातर जगहों के सवाल, जब भी कभी सवाल देता है अल्फा केपी पीटी के रिलेशन के ऊपर, वो ज्यादातर दो ही इक्विलिब्रियम्स यूज करता है, एक पीसीएल5 और एक N2O4 वाला। तो आप दोनों के रिलेशंस को याद करके चले जाइए। भाई डिराइव करने में टाइम लगेगा, आप पहले से याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि चलो यार ज्यादा मुश्किल नहीं, फटाफट आंसर आ जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे यार अब तो डिराइव करना पड़ेगा, उससे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कुछ चीजें अगर ध्यान रख के जाई जाए तो आप ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट होंगे पेपर में, ताकि जहां ज्यादा दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगा पाए, वरना इसी में थक जाओगे, डेरिवेशन में ही थक जाओगे। ठीक है ना। तो अब उसमें कहना यही चाह रहा है कि भाई ये अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा, केपी निकल आएगा। अल्फा आप पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद टोटल प्रेशर मैं आपको सवाल में कहीं ना कहीं दे दूंगा, आप उस टोटल प्रेशर को, इक्विलिब्रियम प्रेशर को यहां यूज कर लीजिएगा और आपका केपी तैयार हो जाएगा। ये कर सकते, उल्टा कर सकते हैं, सर आपने पीटी दे रखा है, उससे मैं अल्फा निकालूंगा, उस अल्फा से छोटा डी निकालूंगा। बात समझ लो, कुछ भी कर सकता हूं कि केपी पता है, टोटल प्रेशर पता है, फाइंड आउट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। कितना बढ़िया सवाल बन गया, सोचिए आप। अल्फा पता है, पीटी पता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? अब तुम कहोगे सर ये सब सवाल क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं करवाते क्योंकि यार ये मेरे कराने से मजा नहीं आएगा, या आप जब तक खुद नहीं सीखेंगे, करे तो किताबों में भी गए यार, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि और क्या हो सकता है, और क्या पूछ सकते हैं। भाई क्लियर है मुझे एकदम, सर अल्फा और छोटे डी का क्या रिलेशन है, मैं कर लूंगा, अल्फा आ जाएगा। उस अल्फा को कहां यूज कर सकता हूं? केपी निकालने में, मुझे पता है सर, वो भी निकाल लूंगा। उल्टा करवा लीजिए, केपी दे दीजिए, अल्फा दे दीजिए, पीटी निकलवा लीजिए, केपी दे दीजिए, पीटी दे दीजिए, अल्फा निकलवा लीजिए। अल्फा आ जाएगा सर, ऊपर पुट कर दूंगा, उससे छोटा डी आ जाएगा सर, छोटा डी आते ही उसको डबल कर दूंगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यानी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, और मैं आसानी से ये कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ पाए सब लोग? अजीत पूछ रहा है व्हाट इज कैपिटल डी। अरे यार अजीत कैसी बातें कर रहा हो, कैपिटल डी जो होगा वो उस आदमी का वेपर डेंसिटी होगा जो इनिशियली लिया गया है, दैट इज पीसीएल5। तो पीसीएल5 का मॉलिक्यूलर वेट आता है, वो हम खुद निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे कैपिटल डी मिल जाएगा। जो छोटा डी होगा वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी होगी, वो तो सवाल वाला बता देगा, वो 92 से बता दी। अब दोनों को यूज करके मस्त अपना अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा के बाद जैसा जैसा यूज करना होगा यूज करते रहेंगे, इसमें क्या। जिसको आप ऑब्जर्व, सुधांशु बिल्कुल सही कर रहे हो, दैट इज ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। तो जो तुम फॉर्मूले लिख रहे हो ना, ये कैपिटल डी, छोटा डी, यही तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से भी लिंक हो जाएंगे। आप समझिए ना भाई, कैपिटल डी जो, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला आपने बनाया, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले पेज पे लिखता हूं, जो हमारा अल्फा है वो है डी माइनस डी अपॉन डी एन माइनस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल डी दैट इज थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, जो होना चाहिए पीसीएल5 का 208 वाला, ठीक, माइनस ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन माइनस 1। ये भी लिख सकते हैं। कैसे बनाया ये वाला फॉर्मूला बताइए? कैपिटल डी को क्या लिखेंगे? कैपिटल डी को लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, माइनस ऑब्जर्व डी को क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। स्मॉल डी को फिर से क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई 2 इनटू एन माइनस 1। आप देख लीजिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल इसमें सेम कहानी है। अगर इसमें उसने डी दिया हो, अरे वो पागल थोड़ी ना है मुकुल, वो कैपिटल डी तो कभी नहीं देगा यार, कैपिटल डी तो मैं खुद निकाल लूंगा ना यार। ओहो, आदमी के नाम को देखकर आप कैपिटल डी नहीं निकाल पाएंगे? उसके मॉलिक्यूलर वेट को निकालना नहीं आता हमें, उसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे? कैपिटल डी तो खुद निकाल लेंगे। छोटा डी में झंझट है, क्योंकि छोटा डी वो डब्बा चिल्लाता है, हमें थोड़ा ना पता है, वो डब्बा चिल्ला देगा 92, तो छोटा डी वो दे देगा, बड़ा डी हम निकाल लेंगे। अल्फा में पता है, एन की वैल्यू हम निकालना जानते हैं, खत्म हो गया। यानी आप चाहे तो कैपिटल डी के रिलेशन से आंसर निकालें, चाहे आप ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से आंसर निकालें, ये दोनों बातें एक है। समझ पाए ये बात? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? शाबाश।
आसान है एकदम यार, थोड़ा सा पढ़ना, मतलब थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ना बड़े हो जाओ, मतलब अब ज्यादा दिमाग मत लगवाया करो, ना मेरा ना अपना ज्यादा दिमाग लगवाया करो। एक चीज हो गई, बात खत्म, क्लियर एकदम। अब फिर मैं अगर ये करूं कि सर इसके ऊपर 2 सवाल और करवा दीजिए, सर एक नया सवाल करा दीजिए, अरे अब आप बनाइए और करिए, करना क्या है, 36 सवाल बनेंगे सर। इसमें देख लीजिए कितने सारे अननोन हो सर, एक अल्फा, एक एमटीएच, नहीं एमटीएच तो अननोन नहीं है क्योंकि एमटीएच तो मैं खुद निकाल लूंगा, एक अल्फा, एक एम ऑब्जर्व और एक एन। इन 3 में से कुछ भी आप दे दीजिएगा, 2 तीसरा मैं निकाल के दिखा दूंगा। क्या सोचना इसमें, कितना बढ़िया सवाल बनेगा। कह रहा भाई साहब अल्फा मुझसे ले लो, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट मुझसे ले लो, ये बताओ ये जो सवाल का आंसर इन चारों में से किस इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है, तो उन चारों के एन निकालना तुम, और जहां पर तुम्हारा एन उसके एन से मैच कर जाए उसी को टिक कर देना। बढ़िया ऑब्जेक्टिव एडवांस लेवल का तैयार, खत्म हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी अल्फा मुझसे ले लो, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट मुझसे ले लो, और ये बता दो कि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है अल्फा और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट वाला जो सवाल मैं पूछ रहा हूं वो इन चारों में से किस इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल है, तो आप उसकी इक्वेशन को यूज करके एन निकाल लाइए। सब सवाल में दे रखा है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व सब दे रखा है, एन आ जाएगा, और जैसे ही एन आएगा आपको जिस इक्विलिब्रियम के लिए एन वही मिलता है आप उसे टिक कर दीजिएगा। समझ गए, सबको समझ में आ गया, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई ये बताइए, ये तो ठीक है हम समझ गए, ये अच्छा एक सवाल बन सकते हैं, और इसके ऊपर और भी कर्व्स, वेपर डेंसिटी का अल्फा के साथ कर्व बनाना, ये सब तुम अपने आप बना सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सब समझते हैं, आपको सारे रिलेशन दे दिए गए, आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कोई झंझट नहीं इसके अंदर, ठीक। वो ये कह रहा है कि भाई एक चीज और बता दीजिए, वो ये क्या है कि जब आप किसी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है। अब आती है बात ली चैटले प्रिंसिपल की। ये ली चैटले प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं, ली चैटले कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, अगर आपने किसी बने हुए इक्विलिब्रियम के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी की, हम देखेंगे छेड़खानी करने के क्या क्या तरीके होंगे, ठीक। अगर आपने किसी भी तरह के किसी गिवन इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी छेड़खानी की, तो बस आप ये समझ लीजिएगा वो इक्विलिब्रियम पलट कर आपसे ये बोलेगा तुम ये कर रहे हो मुझे छेड़ने के लिए, मैं तुम्हारे इस हरकत का अपोज करूंगा। यानी इक्विलिब्रियम हमेशा उस हरकत का अपोज करता है जिस हरकत की वजह से वो छिड़ता है। यानी आप जो करके उसको छेड़ेंगे वो उसी को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। आप कुछ कर रहे हैं, वो कह रहा अच्छा अच्छा वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मैं वॉल्यूम घटाने की कोशिश करूंगा, तुम मोज बढ़ा रहे हो मैं मोज घटाने की कोशिश करूंगा, तुम प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो मैं प्रोडक्ट घटाने की कोशिश करूंगा, तुम रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो मैं रिएक्टेंट को घटाने की कोशिश करूंगा। मैं वो हर सारी हरकत करूंगा जो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए की गई है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरी हरकत रिएक्शन कोशेंट को क्यू से अलग कर देती है, के से अलग कर देती है। तुम्हें याद है जब इक्विलिब्रियम बनता है तो क्यू और के आपस में बराबर होते हैं, और जब क्यू और के आपस में बराबर होते हैं तो मेरी कोई भी हरकत अगर क्यू को बढ़ाती तो वो इक्विलिब्रियम फौरन क्या बोलता है, वापस आओ, वरना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्यू वापस आने लगता। यानी आप क्यू को बढ़ा रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है ताकि क्यू घटे, वापस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अगर आपकी किसी हरकत ने क्यू को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, अच्छा क्यू को कम कर रहे हो तुम, मेरे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, चलो क्यू को वापस बुलाओ, क्यू वापस आने लगेगा। यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। यानी आपकी हरकत ने अगर क्यू को बढ़ा दिया तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा के पास पहुंचने के लिए, और अगर आपकी किसी हरकत ने क्यू को घटा दिया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा के पास आने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी बनता है जब आपका क्यू और आपका के बराबर। हम सिर्फ इसमें एक बात ऐड कर रहे हैं, ये वाला हाथ मेरा फिक्स हो गया था, हाथ सिर्फ ये वाला ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं अभी के लिए यह बात बोल रहा हूं कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यह हाथ नहीं हिलेगा जिसको के कहा जाता, समझो बात। और अगर ये के है तो ये नहीं हिलेगा, जो भी हिलेगी, जो भी बदतमीजियां होंगी वो इस क्यू के साथ होंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको जो करना है आप करते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये हाथ फिक्स है। आप अगर ऊपर चले गए तो वापस आ जाइएगा, आप अगर नीचे चले गए तो ऊपर चले जाइएगा, आप मेरे इस हाथ को मत हिलाइएगा। जब ये हाथ भी हिलने की बारी आएगी तो हम उसको अलग से डिस्कस करते हैं। सब लोग समझे, यानी बहुत, हाँ रजत ये बहुत सीधी सी बात कर रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं कर रहे हैं। यानी नेक्स्ट जो बात हम थोड़ा सा उठाना चाह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से इसके अंदर एक दो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं, इसलिए ये टॉपिक उठा रहा हूं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक ही सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो ये कि अगर क्यू के से बढ़ा
तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा। और अगर क्यू के से घट गया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और अगर क्यू के बराबर है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। यानी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक के फिक्स रहेगा, जो भी गड़बड़ होगी क्यू के साथ होगी। और जब टेम्परेचर भी चेंज होगा तो उस केस में के साथ भी गड़बड़ होगी। हम उसको बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अलग से, एकदम टेम्परेचर वाला वेरिएशन बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये बताइए कि सवाल किस तरह के हैं, मतलब क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं आप। तो उसने कहा देखिए ऐसा बहुत सीधी सी बात है कि आप कुछ करिए ऐसा जो गिवन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सके। तो मैंने कहा मुझे किसी भी गिवन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के क्या क्या तरीके आते हैं, मैं किसी इक्विलिब्रियम को कैसे छेड़ूंगा, मैं इस इक्विलिब्रियम को कैसे छेड़ूंगा। तो उसने कहा भाई बहुत सारे तरीके हैं, आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती। तो देखो तुम सब जानते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत सीधी सीधी बातें हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा तुमने पढ़ा भी है। मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाह रहा हूं अलग लेवल पर। वो ये कि तुमने ये तो पढ़ा है कि मैं ये चीज डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, प्रोडक्ट डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं आगे भाग जाऊंगा पीछे भाग जाऊंगा, एक रफ आइडिया है। मैं यहां पर कुछ ऐसी चीज सोचना चाह रहा हूं कि मैं तुमको अगर एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोलूं कि आप इसके अंदर ये डाल दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इनर्ट गैस भी भर दीजिए, टेम्परेचर भी बढ़ा दीजिए, आप दुनिया भर की बकवास किसी इक्विलिब्रियम के साथ अगर करते हैं तो अब आप बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा ये सब समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, ये उल्टा सीधा घुमा फिरा। यानी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाह रहा हूं जिसमें उसको जो करना है कर ले, आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। उस तरीके के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक। वो क्या है और वो एक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेता हूं बस, ताकि मैं उस एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ सकूं। मैं एक इक्विलिब्रियम डिफाइन करने जा रहा हूं, वो ये मान लीजिए भाई अपना पुराना इक्विलिब्रियम, आसान सा इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है भाई ये बताइए ये इक्विलिब्रियम तैयार है, आप मुझे ये बताइए इस इक्विलिब्रियम को छेड़ने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं, और जब आप वो तरीके लगाएं तो इक्विलिब्रियम किस तरह से अपोज करेगा, ये दो बातें मुझे बता दीजिए बस। तो किसी भी इक्विलिब्रियम को, अभी मैं एक नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, फिर मैं इसी के अंदर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात और करूंगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो अलग अलग फेजेस इंवॉल्व होते हैं, जैसे बर्फ पानी, बर्फ भाप वगैरह, समझ बात को। तो जब दो अलग अलग फेजेस इंवॉल्व होंगे तो ऐसे इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। उसके बारे में एक अलग सी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं एक जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। नाउ दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर आपको सीधे सीधे ये डिसाइड करना है कि इसको कैसे छेड़ा जाएगा, और जब आप इसको छेड़ेंगे तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अब देखो छेड़छाड़ के एक आध तरीके इतने सिंपल हैं जिसके बारे में बात करना भी बेकार है। क्या कि सर मैं ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मैं एक इंजेक्शन लेके आया और उस इंजेक्शन में मैंने PCl5 भर लिया, PCl5। तो मैंने कहा फिर, कह रहा सर वो PCl5 भरकर मैंने इस इंजेक्शन को इस डब्बे में लगा दिया। तो ऑब्वियस है सर कि जब आप PCl5 वाले इक्विलिब्रियम को बना चुके हैं और अब आप इसके अंदर फिर से PCl5 डालेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि यार अभी तो ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, सब कुछ सेट चल रहा है, सब चीज सेट है, मोल्स ऑफ ऑल दी स्पीशीज आर कांस्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑल दी स्पीशीज आर कांस्टेंट, ये तुम इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो। वो क्या बोलेगा कि भाई अगर तुमने इंजेक्शन लगाया PCl5 तो मैं PCl5 को कम कर दूंगा, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, मेरा काम कम करने का होगा। और PCl5 अगर कम होता तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगी, ताकि PCl5 के अमाउंट को कम किया जा सके। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब कभी भी किसी भी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागने लगती, और जब आप प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लगती। इसी में अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के साथ कुछ चेंजेस करने लगे तो फिर डिसाइड कैसे किया जाए। तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, बहुत सीधी सी, और तुम इस बात को अगर याद रखोगे, देखो सीधा सीधा सवाल आएगा तो मेरी इस बात को याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल यह है कि क्लोरीन को डालेंगे तो क्या होगा, PCl5 को डालेंगे तो क्या होगा। अरे ऐसे हमें पता है सर, PCl5 डालेंगे तो आगे चला जाएगा और क्लोरीन को डालेंगे तो पीछे चला जाएगा, इसमें क्या नया है। मैं उस सवाल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी इस तरह के सवाल करने का एक जनरल तरीका तुम्हें बताता हूं, और वो जनरल तरीका यह है कि आप जब ये इक्विलिब्रियम दे रखा हो आपको सवाल में, तो आप सबसे पहले
इन तीनों लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स पहले ही अज्यूम कर लीजिए। मैं एक ऐसे जनरल तरीका बताऊं, तुम्हें समझ में आएगा इसका फायदा क्या है। तो मैंने फटाफट क्या किया, सर इसके ए मोल मान लेते हैं, इसके बी मान लेते हैं, इसके सी मान लेते हैं। ये इसके इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं जब ये सिस्टम बहुत बढ़िया तैयार, एकदम बिल्कुल बढ़िया तैयार। अब तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हें तीनों लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि इस इक्विलिब्रियम के लिए जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए PCl3 इंटू Cl2 इंटू PCl5। तो ये जो Q आएगा वो आएगा PCl3 की जो कंसेंट्रेशन होगी वो होगी B/V, जो Cl2 की कंसेंट्रेशन होगी वो होगी C/V, और जो PCl5 की कंसेंट्रेशन होगी वो A/V। सो रफली इट इज BC/A 1/V। अगर इसी में मैं QC की जगह QP डिफाइन करूं तो यही QP क्या बन जाएगा, QP बन जाएगा BC/A इंटू 1/V इंटू RT। याद करो KC और KP का क्या रिलेशन था सर, KP इज इक्वल टू KC डेल्टा N, KC के ऊपर RT डेल्टा N, और डेल्टा N की वैल्यू 2 - 1, तो यानी RT की पावर 1 आ जाएगा। तो यानी QP जो है वो ओवरऑल ये निकल के आता है। मैंने ये लिख लिया बस, यानी फटाफट मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया QP का या Q का BC/A 1/V इंटू RT। दिस इज माई फाइनल रिलेशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम। एंड फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो यही वैल्यू K के बराबर भी होगी। ये भी सही है सर, ये K के बराबर भी होगी, और नहीं तो आप अगर कुछ बदतमीजियां करते हैं, टेंपरेचर चेंज नहीं करना है, टेंपरेचर को बिल्कुल बाद में बात करेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप BC/A 1/V RT दे रहे हैं तो ऐसे में आपका एक इक्विलिब्रियम तैयार है, उस इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यूज दे रखी हैं, यही Q K के बराबर होगा। अब आपको जो चेंजेस करने करके देख लीजिए, टेंपरेचर चेंज मत करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखना। टेंपरेचर को मैं बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा, तब इस सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करूंगा। अभी के लिए टेंपरेचर कांस्टेंट, ठीक, यानी Q K के बराबर, खत्म हो गई बात। अब बताइए क्या करना है। वो कह रहा है मैं इसके अंदर PCl5 डालूंगा, क्या होगा सर, जैसे आप इसके अंदर PCl5 डालेंगे तो जो A है मेरा वो बढ़ जाएगा, A बढ़ जाएगा। सर अगर A बढ़ाएंगे आप तो QP की वैल्यू घट जाएगी, किससे, K से, और अगर QP K से घट गया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। खत्म हो गई बात। हमने कहा बात तो सही है, यानी जो चेंजेस कर रहे हैं उन चेंजेस में जो पहला चेंज नजर आता है वो पहला चेंज निकल के आता है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो नो डाउट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तब क्या होगा, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे यानी आपने बी या सी का अमाउंट बढ़ाया, तो अगर बी और सी का अमाउंट बढ़ेगा तो क्यू बढ़ जाएगा। क्यू बढ़ गया, के तो वही है क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है, के तो वही है, तो क्यू बढ़ गया, लेकिन फिर उस केस में रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा। यानी अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा, यह भी सही है, रिएक्शन बैकवर्ड जाती। ये वो दो एग्जाम्पल, दो केसेस हो गए छेड़छाड़ के, जो इसके बिना भी हो जाएंगे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट घटेगा, यानी रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी बहुत क्लियर है। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा। उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं सर। आप कितना आसान सवाल है सर, वो पूछ रहा है PCl5 के बढ़ाने से क्या होगा। अरे तो दुनिया जानती है, इतना ड्रामा थोड़ा करेंगे सर, हम ऐसे लिख के चले आएंगे। बिल्कुल सही है, आप ऐसे लिख के चले आइए, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है इस तरह के सवाल में जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज कर रहा। अब क्या करना है फिर, तो फिर इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये कि अब वो ये कह रहा है कि मैं इसके अंदर PCl5 को दुगना कर दूंगा, Cl2 को 4 गुना कर दूंगा और PCl5 को 6 गुना कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। आप बताइए क्या होगा। तो ऐसे में बेस्ट है कि आप इसको यूज करिए। अगर वो कहता है कि PCl5 को डबल कर देंगे और PCl3 को आधा कर देंगे और Cl2 को 4 गुना कर देंगे, आप बताइए क्या होगा। मैंने कहा रुको रुको, अगर तुमने इसको दुगना कर दिया, इसको आधा कर दिया और इसको 4 गुना कर दिया, तो मुझे लगता है कोई चेंज ही नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा। कैसे, अगर आपने इस B को B/2 कर दिया और इस C को 4C कर दिया तो ऊपर बचेगा 2, 1/2 इंटू 4 2 बचेगा, और नीचे A को भी 2 कर दिया तो नीचे भी 2 आएगा, ऊपर भी 2 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, नो चेंज। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो इस तरह के सवालों को करना आसान होगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स डालने की कोशिश कर रहा है। यानी ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
एंड रिएक्टेंट बोथ, इन दैट केस आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना चाहिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को साथ में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे में आप फटाफट चेक करिए कि कहीं Q की वैल्यू बढ़ तो नहीं गई, अगर बढ़ गई तो बैकवर्ड, कहीं Q की वैल्यू घट तो नहीं गई, अगर घट गई तो फॉरवर्ड, और कहीं ऐसा हो गया कि आपने करी तो बहुत सारे इंजेक्शन लगाए, इसका भी इंजेक्शन उसका भी इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या, लेकिन Q पर असर नहीं पड़ा, और अगर Q पर असर नहीं पड़ा तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। अब बेटा प्रेशर को भी चेंज करेंगे। श्रेया एक सेकंड रुकना जरा, अभी एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। रिएक्टेंट्स को चेंज करने से और प्रोडक्ट्स को चेंज करने से क्या होता है, साथ ही साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली चेंज करने से क्या होता है। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको यह कंफ्यूजन हो कि यार इसको चेंज करने से तो आगे जाएगी और इसको चेंज करने से पीछे जाएगी, अब पता नहीं आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, तो बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी इक्विलिब्रियम दिया जाए उसके इक्विलिब्रियम के मोल्स मानकर फटाफट Q डिसाइड कर लो, और एक बार ये Q आ जाएगा तो जो भी वो चेंज कहेगा यहां रखते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझो बात को, बहुत आसान। अच्छा, इस बार में और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अभी तो तुम कहोगे सर ये तो हमने बचपन में सीखा था सर कि PCl5 को बढ़ाने से क्या होता है, तो मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर वो ये सवाल पूछता है कि इस इक्विलिब्रियम में PCl5 को बढ़ाने से क्या होता है, तो तुम ये सब ड्रामे मत करके आना भाई, तुम पागल हो क्या इतना दिमाग लगाओगे। अरे दुनिया जानती है PCl5 को बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी, इसमें क्या सोच रहा है। मैं तो ये एक्सप्रेशन इसलिए डिराइव कर रहा हूं ताकि कभी कुछ बदतमीजी शुरू कर दी जाए, ये करेंगे वो करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो ऐसे में ये एक्सप्रेशन आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज पता है कि मेरी हरकत सिर्फ Q को बदलती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं, कोई दिमाग में उल्टी सीधी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर ये हाथ नहीं हिलेगा आपका, अब जो भी हिलेगा वो ये हाथ ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी आपकी हरकत इसको ऊपर नीचे करती रहेगी। अगर मेरी हरकत ने इसको ऊपर कर दिया तो बैकवर्ड, अगर मेरी हरकत ने Q को नीचे कर दिया तो फॉरवर्ड, और अगर हरकत तो की लेकिन Q पर असर ही नहीं पड़ा तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, वही सिस्टम अभी भी मेंटेन रहे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो ये कह रहा है कि भाई साहब इस सिस्टम के बारे में बताइए कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि PCl3 को दुगना कर देंगे, Cl2 को भी दुगना कर देंगे और PCl5 को 4 गुना कर देंगे, बताइए क्या असर पड़ेगा। अरे भाई कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने PCl3 को दुगना कर दिया तो B की जगह 2B आ जाएगा, Cl2 को दुगना कर दिया तो 2C आ जाएगा, 2B 2C मिलके 4 हो जाएंगे, और नीचे आपने PCl5 को 4 गुना कर दिया तो ये 4A हो जाएगा। 2 2 4 खत्म हो गया सर। अभी भी Q वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, यानी ना Q हिला, तो अगर Q नहीं हिलेगा तो रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगी। यानी ये जरूरी नहीं है कि मेरी रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और प्रोडक्ट्स को बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगी, वो सब सही है, लेकिन अगर साइमल्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में तो रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, और वो सब कुछ वो यहां से आए। नहीं मुकर्रम, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कांस्टेंट टेंपरेचर पे वैलिड है बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है मेरा बस। अभी मैं टेंपरेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं क्योंकि मैं के नहीं छेड़ना चाहता, मैं इस हाथ को नहीं हिलाना चाहता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब यह हाथ हिलता है तो कितना दर्द होता है, अभी तुम्हें बताऊंगा मैं। इस हाथ को अगर आपने हिला दिया तो बड़ी दिक्कत में फंस जाते हैं हम, इसलिए इस हाथ को बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। अभी बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। टेंपरेचर के बारे में आपने कुछ नहीं बोला तो दैट मींस दिस हैंड इज फिक्स। अब आपको जो खेलना है खेलते रहिए आप। आपकी हरकत इसको ऊपर कर देगी बैकवर्ड, नीचे कर देगी फॉरवर्ड, और अगर आपकी हरकत ने कुछ नहीं किया तो नो चेंज, खत्म। तो जो पहली बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आपने इक्विलिब्रियम बनाया, इक्विलिब्रियम बनाने के बाद आपने फटाफट ये रिलेशन डिराइव कर, कुछ नहीं करना इस रिलेशन में, डायरेक्ट निकल के आता है A/V B/V C/V, जो भी करते हो खटाखट सॉल्व किया, आपका मस्त रिलेशन आ गया, और आपने टेंपरेचर के साथ उसको लिंक कर दिया। अगर आप करना चाहें तो आपने QP की वैल्यू निकाल ली, नहीं तो आप QC की वैल्यू से काम चला लीजिए, दोनों बात सेम ही है। वो तो टेंपरेचर वाली बात अगर आप कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका यूज बिल्कुल लास्ट में करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक। तो आपने ये QC निकाला या QP निकाला, फिर ये बोल दिया अगर इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों वैल्यू बराबर, बस बात खत्म। अब आपको जो करना है कर लीजिए, ये बदलता रहेगा। अगर ये बदलता रहेगा तो रिएक्शन आगे पीछे अपने आप मैनेज करती रहेगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेन हो जाएगी दोबारा से। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए, इतनी बातें करने के बाद सर एक चीज क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट को छेड़ा तो रिएक्शन आगे पीछे भागेगी, अगर रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो रिएक्शन आगे जाएगी। तो बताओ, अब तुम ये इस बात को मानते हो, इस बात को कि रिएक्टेंट्स को चेंज या बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है। अब ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये बोला जा सकता है। सब लोग जल्दी से बताओ।
नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बेटा, जो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं बोला वो कांस्टेंट है। अभी एक बच्चा पढ़ा है सर आपने ये तो नहीं बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जो नहीं बोला वो कांस्टेंट है, जिसको चेंज करना है वो बोला जाएगा आपको सवाल। पंकज कह रहा है डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ लो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। भाई देखो मैंने बड़ा आसान सवाल पूछा और सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अरे लल्लू हो यार, रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगी जरा बताओ इसको देखकर कि सर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड क्यों जाएगी, जरा बताइए। इसलिए बढ़ जाएगी सर फॉरवर्ड क्योंकि ए बढ़ जाएगा, यही कह रहे हो ना सर। अगर ए बढ़ जाएगा तो क्यू घट जाएगा, क्यू घट जाएगा तो ये वाला हाथ आपका नीचे आ जाएगा, हाथ नीचे आने से उसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, यही सोच के आंसर दे रहे हो। और अगर मैं तुमको बोलूं कि रिएक्टेंट को बढ़ाने से क्यू नहीं घटा, तब ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो सकता है जब वो रिएक्टेंट सॉलिड हो। अरे गजब लल्लू आदमी हो यार, अगर सॉलिड है तो वो क्यू में आएगा ही नहीं, वो क्यू में दिखेगा ही नहीं, बढ़ा लो उसको जो बढ़ाना है तुम्हें। कैसी बातें, भूल गए तुम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम? कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट को कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्यू फिक्स होता है, PCO2 का प्रेशर, एंड दैट इज ऑलवेज 6 to 80 समझ पा रहे हो मेरी बात को? सबको यह बात समझ में आई कि रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाती है? फॉल्स। रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड सिर्फ तब जाती है जब वो रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट हो जिसका एक्सप्रेशन, जिसकी वैल्यू क्यू के एक्सप्रेशन में आती हो। जिसकी वैल्यू क्यू के एक्सप्रेशन में ही नहीं आती, उसको बढ़ाने घटाने से फर्क क्या पड़ता है? क्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और जब क्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो क्या लेना देना सवाल का? हर वॉल्यूम डिब्बे का ही रहेगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपने बताया नहीं सॉलिड। यार यही तो आईटी वाला बदतमीजी करता है यार, मैंने तो तुमसे सीधे सीधे पूछा था। इतना ड्रामा करने के बाद ये कहना ठीक है कि रिएक्टेंट को बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा, बात खत्म। यानी एक स्टेटमेंट लिखा है, रिएक्शन मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। फॉल्स। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इफ द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इज लाइक कि वो क्यू के एक्सप्रेशन में दिखता ही नहीं है, लाइक सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स, इन दैट केस कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे। मेरी बात सब लोग समझ पाए? ठीक। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो, यही चीज प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी ओवरऑल जनरल बात करूं तो मेरा दिमाग ये कहता है कि रिएक्टेंट बढ़ाने से आगे जाती है, प्रोडक्ट बढ़ाने से पीछे आती है। हां, साथ में मैंने एक बात दिमाग में और घुसेड़ रखी है कि वो ऐसे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको छेड़ने से क्यू ऊपर नीचे होता है, जिनको छेड़ने से क्यू पर ही असर नहीं पड़ता, क्योंकि क्यू के एक्सप्रेशन में वो आता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर तुम बढ़ा लो घटा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। नहीं, आप एक बच्चा कह रहा है सर सॉलिड तो क्वेश्चन में नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि ऑन इंक्रीजिंग द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड ऑलवेज। ये एक जनरल स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन गोज ऑलवेज फॉरवर्ड ओनली व्हेन दैट रिएक्टेंट इज उस टाइप का रिएक्टेंट जो कि क्यू के एक्सप्रेशन में आए, लाइक सोल्यूशन और गैसेस। सॉलिड सॉलिड से मतलब नहीं मुझे। समझ पाए ये बात? यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, अब और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सर चलिए सर एक बात क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को छेड़ने से असर पड़ता है। जहां नहीं पड़ता वो अलग बात, सर वो सॉलिड वॉलिड वाली बात मैं अलग से याद रखूंगा, बट एक जनरल सी बात समझ में आती है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को छेड़ने से आगे पीछे का ड्रामा चलता है। आप एक साथ दोनों को भी छेड़ेंगे तो भी मैं आंसर बता दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन डिराइव कर रखा है। आपको जो छेड़ना छेड़ लीजिए सर, इसको दुगना कर दीजिए, उसको 8 गुना कर दीजिए, उसको 50 गुना कर दीजिए, जो करना कर लीजिए सर, मैं सब बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये चेक करूंगा कि क्यू बढ़ा या क्यू घटा। अगर क्यू बढ़ा तो बैकवर्ड, क्यू घटा तो फॉरवर्ड, और अगर आपने चीजें तो 50 करी लेकिन क्यू पर कोई असर नहीं पड़ा तो सर भाड़ में जाइए, कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक ठीक है? ठीक है ये? शाबाश। अब क्या होगा? वो कह रहा है एक और काम करते हैं सर, अब आप ना इस कंटेनर के वॉल्यूम को छेड़िए सर, वॉल्यूम को बढ़ाइए घटाइए। अब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब जानते हो, और तुमने सब पढ़ा है कि सर एनसीईआरटी में लिखा है कि वॉल्यूम को छेड़ने से रिएक्शन जो है उस तरफ भागती है जहां मोल बढ़ रहे हैं, जहां मोल घट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। अरे ऐसी की तैसी यार एनसीईआरटी, क्या लिखना है यार? ये एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने, अपने आप घटा बढ़ा लो, जो करना कर लो, हो गया खत्म। कैसे सर? वॉल्यूम बढ़ेगा, देख लो सर, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे
तो क्यू बढ़ जाएगा, क्यू बढ़ जाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा। सर वॉल्यूम घटाएंगे तो क्यू बढ़ जाएगा, क्यू बढ़ जाएगा तो बैकवर्ड आएगा। सर कह रहे हैं आप, और आपने अच्छा सवाल बनाया, सर PCl5 का इंजेक्शन भी लगाएंगे, Cl2 को और घुसेड़ेंगे, सर वॉल्यूम को दुगना कर देंगे। अब बताइए, अरे कर लेंगे ना, आप करके दिखाइए, इसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, इसको घटाइए, उसको बढ़ाइए, पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुराने वाले एक्सप्रेशन से बढ़ गई तो बैकवर्ड, घट गई तो फॉरवर्ड, और आपके 85 हरकत करने से कुछ ना हुआ तो रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाएगी। समझने की कोशिश करो। मैंने ये एक्सप्रेशन इसलिए बताया क्योंकि आईटी वाला चालाक आदमी है, वो ये खेल चुका बहुत बार कि PCl5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम घटाएंगे तो क्या होगा, बकवासबाजी। लेकिन जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ, वो एक साथ कई चेंजेस करके देगा, और जब वो कई चेंजेस करके देगा तो सिर्फ वो बच्चा उस सवाल का आंसर दे पाएगा जो इस एक्सप्रेशन से क्यू के आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करता। क्यू पर आने वाले चेंजेस अगर ऑब्जर्व हो जाएंगे तो आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड आसानी से बता सकते हैं। नहीं पंकज, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, तुम गलत सेंस में मत लेना भाई। कोई एक बच्चा लिख रहा है कि बाकी टीचर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, सर मना कर रहे हैं, या सर कह रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी। पंकज ऐसा कोई, पता नहीं तुमने मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के चक्कर में मत पढ़ो कि एनसीईआरटी ये कह रही। एनसीईआरटी की उस बात को हम किसी और तरह से भी समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कहती है या फिर वो ऐसा क्यों कहती है, हम उसको अलग तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उसी के चक्कर में क्यों पढ़े। आप बड़ी सीधी सी बात करिए, क्या रट के जाना है, मोल बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, ऐसी तैसी आपके मोल की। हम तो सीधा एक्सप्रेशन लिख के बैठे हैं, बताइए क्या करना है, अभी आंसर दे देंगे। सर ये वॉल्यूम बढ़ गया, चलिए बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया तो फॉरवर्ड, अगर आपने वॉल्यूम घटा दिया तो क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया तो बैकवर्ड। आपको जो करना। अब तुम ये बताओ, क्या मैं एक साथ कई चेंजेस नहीं कर पा रहा हूं। आप सोचिए, PCl5 भी बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए, हमें भी बढ़ा दीजिए, उसको भी बढ़ा दीजिए, हो गया सॉल्व। आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, टेम्परेचर मत छेड़ना, उसकी बात बिल्कुल लास्ट में करूंगा। समझ पाए ये, सबको ये बात समझ में आई। एनसीईआरटी इज गुड फॉर एवरीथिंग, मतलब मैं मना नहीं कर रहा कि मेंस के लिए अच्छी है, एडवांस के लिए, सबके लिए अच्छी। लेकिन ठीक है, हम कुछ बातों को, किसी भी किताब या एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है, किसी भी किताब की किसी भी बात को आप अपनी लैंग्वेज में समझ भी तो सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा आसान नहीं होगा, वो उस मास्टर ने क्या लिखा, उस टीचर ने क्या पढ़ाया, उस आदमी ने क्या लिखा, क्या लेना देना। सर ये बात हमें समझ में आती है, ये हमारे पास, हमें कौन सा ड्रामे करने हैं IIT के अंदर जाके। अरे हमें पता है सर ये तरीका हम ऐसे कर लेंगे, हमसे कोई पूछेगा तो ना किस किताब से किया। वॉल्यूम वगैरह सब सवाल में बताएगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। तो यहां पर एक चेंज, जो तीसरा तरीका है छेड़खानी करने का, वो तीसरा तरीका और लिख लेंगे कि वॉल्यूम में चेंज आने से क्या होगा। यानी यही इक्विलिब्रियम एक बार यहां पर फिर से लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यानी बड़ा क्लियर हो गया कि अगर आप वॉल्यूम के चेंज की बात करते हैं तो वॉल्यूम के चेंज के लिए आप लिख सकते हैं ऑन, इसी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम क्या होगा। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, हर बार ऐसा नहीं होगा। इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम रिएक्शन जो है मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सर अभी आपने बताया जो Q का एक्सप्रेशन था इस इक्विलिब्रियम के लिए BC/A 1/V के बराबर या RT/V के बराबर, ये एक्सप्रेशन था मेरा। अब आप देख लीजिए सर, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो Q घट जाएगा, और अगर Q घट जाए, इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं भाई, कुछ याद करके मत चले जाना कि सर आपने लिखा था वॉल्यूम बढ़ाने से ऐसा होता है। मैं इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, कोई और इक्विलिब्रियम होगा जिसमें हो सकता है वॉल्यूम का टर्म ऊपर आता हो। भाई आपके Q के एक्सप्रेशन में हो सकता है वॉल्यूम का टर्म ऊपर आता हो, तो अगर वॉल्यूम ऊपर आएगा तब उस हिसाब से आंसर निकाल लेना। इस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल देके सारे पॉइंट्स चेक करना चाह रहा हूं कि अगर आपने इंक्रीज किया वॉल्यूम तो ये Q घट जाएगा सर, और अगर Q गिर जाएगा इस इक्विलिब्रियम के लिए, अगर Q गिर जाएगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि वो फिर से K के पास पहुंच सके। बिल्कुल क्लियर एकदम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे भी इक्विलिब्रियम्स हों, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो तुम समझ ही रहोगे PCl3 और Cl2 का अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा, तो क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही। तुम बताओ, ऐसे भी तो कोई इक्विलिब्रियम हो सकता है जिसमें वॉल्यूम को चेंज करने से रिएक्शन पे कोई असर ही ना पड़ता हो। हाँ हो सकता है सर, ऐसा तब होगा जब Q के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम होगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है सर, Q के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है ही नहीं, ये भी ठीक है, ये भी पॉसिबल है।
अगर क्यू के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है ही नहीं तो सर रिएक्शन ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या इस इक्विलिब्रियम के लिए, जैसे एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2 गैस मान लीजिए ये एक इक्विलिब्रियम। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि वॉल्यूम को बढ़ाने से इन तीनों लोगों की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? ये बताइए ठीक कह रहा हूं अब मैं, या ये कहें कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? इस इक्विलिब्रियम को ध्यान से देखो। इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं ये बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम के सिस्टम पर अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो इन तीनों लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है या फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है? जल्दी से बताओ। क्या ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है? नहीं है यार, कैसी बातें करो, वॉल्यूम डिपेंडेंट कैसे? मान लो इसके फटाफट मोल ए बी सी, क्या बना क्यू? क्यू बना सर सी बाई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बाई वी इंटू बी बाई वी। ये क्या बचा? सी स्क्वायर बाई ए बी। वॉल्यूम तो बचा ही नहीं ना, वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम है ही नहीं तो ऐसे में वॉल्यूम को चेंज करने से एबीसीडी की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा यार? कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो इनके अमाउंट, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड। यही समझ में आ रहा है? अच्छा, और दिमाग लगाते, एक बात और दिमाग लगाते हैं सर, जब आप इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे ना तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि सर क्यू पर चेंज नहीं आ रहा है। ट्रू, बिल्कुल सही। लेकिन सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाए ना जाए, बैकवर्ड जाए ना जाए, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगी सर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मुझे पता था 99% बच्चे सवाल को गलत करके आएंगे, लेकिन वही है ना कि कभी पूछता नहीं है। जिस दिन ये सब भी पूछने लगेगा उस दिन आईआईटी अपना लेवल इंप्रूव करेगा कैलकुलेशंस को कम करके। अब उन्होंने अपने लेवल को इंप्रूव करने का नया तरीका निकाला है कि वो कैलकुलेशन ठूसने लगे, जबकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो बच्चों को परेशान कर सकते हैं, जो बच्चे याद करके या समझ के जाते हैं अरे भाई वॉल्यूम का कोई असर ही नहीं पड़ता, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स सेम होते हैं तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आता। हाँ, नहीं आता। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, वॉल्यूम घटाने से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी सर, ना रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर आप इस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इन तीनों लोगों की कॉन्सेंट्रेशन गिर जाएगी, लेकिन इस तरह से गिरेगी कि क्यू पर असर नहीं पड़ेगा। समझो बात, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना यार कहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक बात कर रहे हैं। यानी ये वाली एक कहानी अलग चल रही थी, यहां पर क्या डिसाइड हुआ कि सर वॉल्यूम का टर्म आता है। अगर वॉल्यूम का टर्म आता है तब तो आगे पीछे की बातें आप कर सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं। जहां नहीं आता है वहां आप आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। जब वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आता तो ना फॉरवर्ड जाएंगे ना बैकवर्ड जाएंगे, जो करना कर लीजिए आप। मैं यहां पर एक बात ऐड कर रहा हूं कि जहां वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है वहां रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सबकी गिरेंगी अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, और अगर वॉल्यूम घटाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन सबकी बढ़ेंगी, लेकिन क्यू पर असर नहीं पड़ेगा, वो अलग बात, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क पड़ेगी। समझो बात को। अगर वो सवाल में यह पूछता है कि इस सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाने से H2Cl2 और HCl के मोल्स पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा सर। यह रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, कहीं नहीं जाएगी सर। इन तीनों के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा, पड़ेगा सर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है सर। मोल्स भले ही आगे पीछे ना जाने की वजह से चेंज ना हो रहे हो, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि आपने चेंज किया है तो कॉन्सेंट्रेशन जरूर चेंज करेगी सर। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने से आप नहीं रोक सकते, चाहे कैसा भी इक्विलिब्रियम हो सर। वॉल्यूम छेड़ोगे कॉन्सेंट्रेशन छिड़ेगी सर, वो कॉन्सेंट्रेशन मैनेज हो जाएगी अगर रिएक्शन आगे पीछे जाती है। अदरवाइज आपने अगर रिएक्शन को आगे पीछे जाने से मना कर दिया क्योंकि आपके इक्विलिब्रियम के अंदर वॉल्यूम का टर्म नहीं है, ऐसे में आपकी रिएक्शन आगे पीछे भले ही ना जाए लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ऑब्जर्व होगा। समझो, इसको सब लोग समझना। असर तो तीनों की, श्रेया बिल्कुल सही कह रही हो, असर तो तीनों के कॉन्सेंट्रेशंस पर पड़ेगा, लेकिन इस तरह का करके देख लेते ना यार, वॉल्यूम डबल कर देते। अब जब तुम वॉल्यूम डबल कर दोगे तो यहां 2 भी हो जाएगा, यहां 2 भी हो जाएगा, यहां 2 भी हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं, यही आ गया C²/AB। यानी क्यू पर चेंज नहीं आया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सब लोगों की आधी हो गई, आधी आधी आधी, लेकिन वो इस तरह से आधी हो गई कि सब खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं।
इसलिए जब कभी सवाल ये पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन पर क्या असर पड़ा ऐसे सिस्टम का, क्योंकि बच्चे याद करके क्या जाते हैं, जो जो जल्दबाजी में आंसर निकालते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम का, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो याद कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड के गैस और रिएक्टेंट साइड के गैस के मोल्स बराबर हैं, तो रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाएगी, बस वो याद करके चले जाते हैं। तो सवाल आता है कि भाई इस इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम को घटाने या बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन पर तीनों की क्या असर पड़ेगा? बच्चे कहते काहे का असर पड़ेगा, जब ना आगे जाना ना पीछे जाना, तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी। असर किस पे नहीं पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा मोल्स पर और रिएक्शन के आगे पीछे जाने पर, वो नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन फटाफट चेंज कर जाएगी, लेकिन इस तरह से चेंज कर जाएगी कि क्यू पर असर नहीं पड़ेगा। क्यूसी भी चेंज नहीं करेगा। अरे यार क्यूसी अगर अर्ना हो यार, अगर क्यूसी चेंज कर गया होता तो क्यू रिएक्शन आगे पीछे ना जाती। कैसे चेंज करेगा बताओ जरा? वॉल्यूम को डबल कर दो तो यहां 2v आ जाएगा, यहां भी 2v आ जाएगा, यहां भी 2v आ जाएगा, सारे 2v कैंसिल नहीं हो जाएंगे? स्क्वायर है ऊपर, तो क्यूसी पर असर नहीं पड़ रहा, इसलिए तो रिएक्शन आगे पीछे नहीं जा रही है। क्यूसी का असर रिएक्शन के आगे पीछे को डिसाइड करता, वो ये नहीं डिसाइड करता कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही कि घट रही। वो तुम डिसाइड करोगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक मोल्स और एक वॉल्यूम। मोल्स चेंज नहीं हो सकते क्योंकि रिएक्शन आगे पीछे नहीं जा रही, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज करेगी। सबका इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा, लेकिन ओवरऑल उन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके क्यों चेंज नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल को अलग से मेंशन कर लेते हैं और वहां धीरे से लिख देते हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वॉल्यूम के चेंज होने से रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। पहला स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा, रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करती, ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, इन तीनों के मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, ट्रू, चौथा स्टेटमेंट। और पांचवा स्टेटमेंट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती हैं, हां बदलती हैं, हर बार बदलेंगी कॉन्सेंट्रेशन जब वॉल्यूम चेंज करो। लवलेश, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, अभी दिमाग मत लगाओ यार। और डेल्टा जी वाला टर्म हम थर्मोडायनामिक्स में बता देंगे, हमने एक आध डीपीपी में सवाल भी डाल दिए थे, तुम उसको एक सिर्फ फॉर्मुला है डेल्टा जी माइनस एन आर टी एल एन के, आप सिर्फ वो फॉर्मुला याद कर लीजिए। अदरवाइज फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। शाबाश, गोविंद के भी समझ में आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते, यानी हमने 3 केसेस कर लिए। क्या? एक, सर मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, सॉरी क्या था वो, गैस क्या था यार, रिएक्टेंट बदल दी, प्रोडक्ट बदल दिया, सबको एक साथ बदल दिया, सर ये इंजेक्शन लगा दिए, वो ड्रामे कर दिए, सब कर लेंगे सर। आपने वॉल्यूम को भी साथ में चेंज कर दिया, सर वो भी कर देंगे। अब सोचो, अब इन चारों को एक साथ कर लो, सर ये भी बदलेंगे, ये भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, वॉल्यूम को भी बदलेंगे। अरे तुम्हें जो बदलना बदलना यार, रख के देख लेना यार क्या चेंज आ रहा है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का फायदा क्या है? आपको जो करना है कर लीजिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल ली अगर, तो रिएक्शन आगे पीछे जाएगी, अगर बढ़ी तो पीछे, घटी तो आगे, और अगर कुछ ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। ये कहानी। अब आते हैं और एक छेड़खानी वाले टर्म पे, यानी आपने प्रेशर को, सॉरी मोल्स को चेंज करके देख लिया, आपने वॉल्यूम को चेंज करके देख लिया। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर, एंड दैट इज प्रेशर। प्रेशर को छेड़ने से सर क्या असर पड़ जाए? तो मैंने कहा यार प्रेशर को छेड़ने से, टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट बोल रखा, वो तो कुछ हो रहा नहीं है, तो सर प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ा दे। तो मैंने कहा देखिए ऐसा बड़ा क्लियर है यार, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, खत्म हो गई बात। कांस्टेंट टेम्परेचर है, कुछ होना है नहीं, आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम का वॉल्यूम घट जाएगा, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम घटा तो वो अपने मोल्स को मैनेज करने की कोशिश करेगा, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम घटा तो ये कंफर्म है सर कि आपके इस सिस्टम के लिए वॉल्यूम के घटते ही क्यू बढ़ जाएगा, और अगर क्यू बढ़ गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा सर, बात खत्म। समझो, यानी अगर मैं इसी इक्विलिब्रियम को रेफरेंस, ये तो एक अलग सा एग्जांपल था, इसको अलग कर देते हैं। इसी इक्विलिब्रियम को रेफरेंस बना के अगर मैं चौथी छेड़खानी की बात करूं तो वो है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्या असर पड़ेगा सर? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम गिर जाएगा, वॉल्यूम गिर जाएगा तो सर क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर क्यू बढ़ गया सर, अगर क्यू बढ़ गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। समझो,
अगर क्यू बढ़ गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ऐसा हर बार नहीं होगा, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है जिसमें वी का टर्म ऊपर है, तो तुम तब चेक कर लेना। ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है जिसमें वी का कोई टर्म ही नहीं है, तो तुम चेक कर लेना। मैं तो सिर्फ एक PCL5 के एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी सारी पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। यानी PCL5 के एग्जाम्पल के लिए यह कहा जाएगा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम गिर जाएगा, वॉल्यूम के गिरते ही क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्यू की वैल्यू बढ़ते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है भाई एक काम और करके दिखा दीजिए। हमने किताबों में पढ़ा है कि इस छेड़खानी का एक और तरीका है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब क्या होगा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कह रहा है अब बताइए क्या असर पड़े। फिर भाई रेफरेंस ये है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर क्या गुल खिलाएगा, ये कर लेते हैं। कह रहा देखिए ऐसा क्या प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया है? हाँ। क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट है सर? मैंने कहा वो तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, वो तो कांस्टेंट। तो मैंने कहा यार प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर तुम छेड़ नहीं रहे, इनर्ट गैस ठूस रहे हो, तो इसका मतलब गैस के मोल बढ़ जाएंगे। हाँ सर गैस के मोल बढ़ जाएंगे। ये तीनों तो ABC थे ही, अब एक डी और घुस जाएगा उसके अंदर। तो मैंने कहा फिर जब गैस के मोल बढ़ जाएंगे तो मैनेज कैसे करोगे यार? या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा। करे ना, वो कांस्टेंट है। तो मैंने कहा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझो बात को। यानी अगर आपने इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर किया तो वॉल्यूमिंग, इस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रेफरेंस ये इक्विलिब्रियम है। आपके पास जो सवाल आएगा आप उसके लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव करिएगा और उसके ऊपर आंसर निकालिएगा। भाई मेरी ये बात सब लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं? इस बैच में डाउट क्लियर नहीं होता। नितिन किस डाउट की बात कर रहे हो यार? और कौन सा डाउट तुमने पूछा है? और थोड़ा तमीज से पूछो। और अगर बहुत ही उल्टा सीधा डाउट है तो वाकई में क्लियर नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ही बकवास सवाल पूछ रहे हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं है कि मोलैरिटी और पता नहीं क्या क्या चेंज करे। बहुत सीधी सीधी बात करो। और अगर ऐसे सवाल तुम्हें लगता है तो तुम खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, तुम खुद भी सोच सकते हो, बिकॉज तुम्हें सारे टर्म्स पता है। तो आपको एक जनरल चीज बताई जा रही है, आप खुद भी अकल लगा के देख सकते हैं। नितिन क्या जानना चाहते हो? जल्दी से पूछो। यानी अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर नहीं, फिर वही है, कुछ बच्चे ने अब ये लिखना शुरू कर दिया कि सर इसका मतलब है रिएक्शन जो क्यू होता है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई वो इस इक्विलिब्रियम की बात चल रही है जो मैंने लिया है यार। तुम लोग इतनी सी बात कैसे नहीं समझ सकते? इस इक्विलिब्रियम को रेफरेंस बना के मैं अपने पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूं। आपके पास कोई और इक्विलिब्रियम होगा जिसके लिए आप ये नया फॉर्मूला बनाएंगे और उसके लिए आंसर निकाला करेंगे। मैं अपने आंसर को इस इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको बात को। यानी ये इक्विलिब्रियम है, अब वो कह रहा है प्रेशर बढ़ा दे, इनर्ट गैस डाल देंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो जैसे आप इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे डालेंगे तो होगा क्या? इनर्ट गैस के घुसते ही प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मैं फौरन इसके पास जाऊंगा, अरे यार वॉल्यूम बढ़ गया भाई, क्या बोलेगा? अच्छा बढ़ गया, यानी क्यू घट गया। क्यू घट गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, खत्म हो गई बात। यानी ऐसे केस में इसका मतलब क्यू जो है आपका, जो क्यू है मेरा, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्यू मेरा घट जाएगा, और क्यू अगर घट जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यानी इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम को छेड़ता इसलिए क्यू छिड़ता है, और क्यू के छिड़ने से रिएक्शन आगे पीछे जाती है। लेकिन तब जब क्यू के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम हो, अगर क्यू के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं है तो रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम छेड़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन अब भी चेंज करेंगे। हाँ, हर इक्विलिब्रियम के लिए अलग अलग सिचुएशन, बिल्कुल सही समझ रहा हूं। शीतल कह रही है सर आज आयनिक कैसे स्टार्ट करेंगे? शीतल हाँ बात तो सही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज आयनिक का IONIC ये तो लिख के ही जाएंगे हम। आज चैप्टर का नाम तो लिखना ही है बस, ताकि आज से ये लगे कि अब नेक्स्ट क्लास से आयनिक स्टार्ट। बहरहाल थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कुछ छूट जाए, तो हम बात पूरी कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं लेकिन तुम समझते जाओ बस। तो यानी ये आ गया हमारा। अब वो कह रहा है भाई ये और बता दीजिए कि कांस्टेंट, अगर इसी इनर्ट गैस का एडिशन आप करते, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
अब आप क्या कहते हैं कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस डालेंगे तो क्या हो? तो उसने कहा भाई सर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप गैस के मोल्स बढ़ा रहे हैं इनर्ट गैस डालकर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा सर, प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? कह रहा सर कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर के चेंज करने से वो प्रेशर का टर्म तो यहां ही नहीं। जब प्रेशर का यहां टर्म ही नहीं है सर, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना। एकदम बिल्कुल सही बात है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और यह बात भी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस जब ऐड की जाती है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब इनर्ट गैस ऐड की जाती है, तो सिर्फ प्रेशर चेंज करता है, और प्रेशर का चेंज इस क्यू के एक्सप्रेशन में आता ही नहीं है। तो अब जब प्रेशर का टर्म ही नहीं है, तो क्या दिमाग लगाना यार। जब प्रेशर का टर्म ही नहीं है तो बात खत्म करो। यानी नो चेंज, यानी क्यू कांस्टेंट रहेगा और रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगा। समझो, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तुमने अगर, और प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो सर इसका मतलब ये एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होगा। और अगर ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता तो रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगी। यानी किसी भी इक्विलिब्रियम पर अगर आपने इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दिया तो रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करती। ऐसा सही है और बिल्कुल सही। मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा प्रतीक इनर्ट गैस वाला बहुत सीधा है। इनर्ट गैस को जब तुम कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हो तो टेम्परेचर तो बदलना नहीं है, प्रेशर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनर्ट गैस का गैस अगर अंदर जाता है तो गैस के मोल बढ़ेंगे, गैस के मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्यू गिर जाएगा, क्यू गिर जाएगा तो फॉरवर्ड चले जाएंगे। फिर वो कह रहा है इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे, तो मैंने कहा वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर का टर्म यहां है ही नहीं। तो अगर जब प्रेशर का टर्म ही नहीं है तो क्यू पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, और अगर क्यू पर कोई चेंज ही नहीं आएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, बात खत्म। ये तो ठीक है, ये बड़ा सीधा सा है। अब वही यार, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सोचना भी चाहिए। अब मैं इसके अंदर एक सोच और डाल रहा हूं। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि इनर्ट गैस का एडिशन जब आप करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या टोटल प्रेशर चेंज करता? करेगा ना सर, वॉल्यूम बदल नहीं रहे, टेम्परेचर आप छेड़ते नहीं, तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर का क्योंकि यहां टर्म नहीं है, इसलिए क्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए रिएक्शन आगे पीछे मूव नहीं करेगी। हां बिल्कुल सही। अब मैं इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं। इनर्ट गैस का एडिशन जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो क्या टोटल प्रेशर चेंज हो जाता होता है? हां, टोटल प्रेशर चेंज होता है सर। तो क्या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेंज करते हैं इनके? अगर क्यू नहीं बदला तो उसका दो तरीके हो सकते हैं। क्यू के ना बदलने के दो तरीके हो सकते हैं सर। एक, इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं करेंगे सर, तो क्यू भी चेंज नहीं करेगा, बात खत्म। यानी अगर मैं क्यू के लिए ये लिखूं जिस तरह से तुमने क्यू डिफाइन किया, ये आप क्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो क्यू होगा मेरा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करके ये निकल के आएगा। आप पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज निकालिए, पीटी के टर्म्स में आ जाएगा। वो कह रहा है ये बताइए कि जब आप क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स क्या प्रेशर के बढ़ने से चेंज नहीं होंगे? आप ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन करना चाह रहे हैं, ठीक? हाँ कर दीजिए। जब आप इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाएगी। दिस इज फाइनल। मैं तो इसके अंदर एक चीज और घुमा के सोचना चाह रहा हूं, वो ये कि सर क्यू पर असर नहीं पड़ा, चलिए ठीक है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि प्रेशर जब चेंज करेगा इनर्ट गैस के एडिशन वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो टोटल प्रेशर बदल जाएगा। जब टोटल प्रेशर बदल जाएगा तो क्या इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर चेंज करेंगे? उसने कहा कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्यू चेंज नहीं होगा, बस ये क्लियर। तो मैंने कहा क्यू के ना चेंज होने के दो तरीके होते हैं सर। एक ये कि इनके पार्शियल प्रेशर ही चेंज ना करे, बात खत्म हो गई। दूसरा, सर इस तरह से चेंज करे कि क्यू पर कोई असर ही ना पड़े। तुम सोच के बताओ जरा, जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हैं तो जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स हैं, क्योंकि क्यू कांस्टेंट रहता, तो क्यू के कांस्टेंट रहने के दो तरीके हैं। पहला, सर इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, सर इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि क्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। इन दोनों में से पहला स्टेटमेंट सही लगता है या दूसरा? क्या इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेंज करेंगे जब आप किसी भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर चेंज कर रहा है? दूसरे स्टेटमेंट, सर टोटल प्रेशर के चेंज होने से इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेंज करेंगे, लेकिन इस तरह से चेंज करेंगे कि वो सॉल्व होने के बाद, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद, वो आएगा वही जो पहले आता।
कुछ लोग कह रहे हैं सर चेंज नहीं करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सर चेंज करेंगे, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर गैसेस के चेंज होने के बाद क्यू का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट को ज्यादा सही बता रहे हैं। इसका सही स्टेटमेंट है, इसके पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं करेंगे, इनके इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं करेंगे, इनके पार्शियल प्रेशर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? ये इक्विलिब्रियम है, जल्दी से लिख लेते हैं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसका मोल ए है, इसका बी माना, इसका सी माना, ठीक। अच्छा, और टोटल प्रेशर मान लेते हैं PT। अभी मैंने इनर्ट गैस नहीं डाली, अभी ऐसी जनरल बात कर रहा हूं। तुम बताओ जरा, इसका अगर टोटल प्रेशर PT है तो जरा क्यू का एक्सप्रेशन डिफाइन करके बताओ। क्यू का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। PCl3 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा PCl3 का मोल फ्रैक्शन C अपॉन A प्लस बी प्लस सी, जो भी है यार, इंटू PT इंटू बी अपॉन A प्लस बी प्लस सी इंटू PT डिवाइडेड बाय A अपॉन A प्लस बी प्लस सी इंटू PT। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा सर? BC बाय A PT अपॉन A प्लस बी प्लस सी, PT इंटू V इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू RT। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर अगर PT है तो PV इज इक्वल टू एन RT लगा सकते हैं। जब आप PV इज इक्वल टू एन RT लगाएंगे तो PT अपॉन A प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो RT बाई बी आएगी, और इस वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर देंगे। सो दिस विल बी BC बाई A RT बाई बी। तुम कहोगे सर आपने क्यू का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बड़ा ड्रामा किया है, इससे पहले तो क्यू का एक्सप्रेशन BC बाई RT बाई बड़ी जल्दी निकल आया था। हाँ, उसी तरह से निकालेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं इस प्रेशर वाली बात को तुम्हें समझा सकूं। ये भी तो एक तरीका है ना क्यू निकालने का, कैसे भी निकाल लो। पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकाल लिया, वहां पहले KC निकाला और फिर KC RT डेल्टा लगाया, या सीधे KP निकाला पार्शियल प्रेशर को यूज करके, ठीक। अब ये सवाल उठता है, क्या सर आप इसके अंदर जब इनर्ट गैस डालेंगे और वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या PT चेंज नहीं कर जाएगा? हाँ कर जाएगा। तो क्या इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं कर जाएंगे? या तो कर जाएंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तब तो ठीक, अगर कर जाएंगे तो सर इस तरह से चेंज होने चाहिए कि क्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्यू वैल्यू फिर से BC बाई RT बाई भी आनी चाहिए। तो मैंने कहा चेक करके देख लेते हैं। अब आप इसके अंदर इनर्ट गैस डाल दीजिए। जब आप इसके अंदर इनर्ट गैस डालेंगे तो मान लेते हैं इसके अंदर इनर्ट गैस चली गई D, यानी नीचे D आ जाएगा, और पार्शियल प्रेशर रिएक्शन तो आगे पीछे नहीं जाएगी क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट तो करेगी नहीं। तो क्या होगा सर, नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त B के भी मोल्स आ जाएंगे इनर्ट गैस के, और पार्शियल प्रेशर जो टोटल प्रेशर है गैस का वो भी आप बता रहे चेंज हो जाएगा, तो वो PT डैश हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहां भी D आ जाएगा सर, ये भी PT डैश हो जाएगा, यहां पर भी D आ जाएगा, ये भी PT डैश हो जाएगा, यहां पर भी D आ जाएगा सर, और ये भी PT डैश हो जाएगा, और सर यहां पे भी PT डैश और D आ जाएगा। सर आज भी ये वैल्यू RT बाई V निकल के आएगी सर, ये हमेशा RT बाई V निकल के आएगी, यानी BC बाई A RT बाई V हर बार निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस का एडिशन करने से क्यू चेंज नहीं होता, रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाती। अब ये चेक कर लेते हैं कि चलिए क्यू तो कांस्टेंट है, वो तो यही आएगा। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का क्या सीन है? तो जो पहले वाला पार्शियल प्रेशर था वो क्या था? जो पहले वाला पार्शियल प्रेशर था मेरा वो ये था, सी किसी भी एक आदमी का ले लेते हैं, B अपॉन A प्लस बी प्लस सी इंटू PT। ये किसका पार्शियल प्रेशर है? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। अब जब आपने इसके इनर्ट गैस डाली इसके अंदर, तो अब इसका नया पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका नया पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। PCl3 का जो नया पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा B अपॉन A प्लस बी प्लस सी प्लस D, जो इनर्ट गैस है आपकी, इंटू PT डैश। अब तुम ये बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम? अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो पार्शियल प्रेशर भी नहीं बदले, तब तो बात ही खत्म हो गई। या ये चेंज हो रही है, ये पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा है। तुम ध्यान से देखो ये वैल्यू सेम, क्योंकि तुम देखो पहले वाले केस में, ये वाला जो केस है PT अपॉन A प्लस बी, याद करो जरा, ये देखो व्हाट इज PT अपॉन A प्लस बी प्लस सी। ये जो येलो पेन से लिखा है PT अपॉन A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर था? RT बाई V। और व्हाट इज PT डैश अपॉन A प्लस बी प्लस सी प्लस D, सर वो भी RT बाई V। इसका मतलब ये हुआ ये टर्म तो हमेशा, या ये टर्म तो हमेशा RT बाई V ही आएगा सर। क्या पता चल रहा है इससे? इससे यह पता चल रहा है कि सर आपको इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालनी है, डाल दीजिए सर, रिएक्शन को कुछ भी नहीं पता चलेगा। भाई क्यों नहीं हिला वो ठीक है,
इसलिए भी तो नहीं हिलता कि सर हम भी बढ़ गए आप भी बढ़ गए। वो कह रहा नहीं, कुछ होगा ही नहीं, किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आगे पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने के लिए कि जब आप इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर भी तो चेंज होंगे। पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होंगे क्योंकि सर गैस के मोल्स भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और उस प्रेशर और मोल्स का रेशियो हर बार RT/V निकल के आ रहा है। सर आपको जो इनर्ट गैस डालनी डाल दीजिए, सर इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी नहीं बदलेंगे और Q भी नहीं बदलेगा, और इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को डालने से ना रिएक्शन आगे जाती है ना रिएक्शन पीछे आती है, और इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स भी कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं करते। जबकि तुम्हें याद होगा मैंने वो वॉल्यूम वाली बात पे पहले क्या बताया था कि वॉल्यूम को चेंज करने से Q नहीं बदलता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बदलती हैं, और इस तरह से बदलती हैं कि Q नहीं बदलता। यहां पर ऐसा नहीं है, वो कह रहा है Q नहीं बदलता इसलिए क्योंकि कुछ नहीं बदलता, इसलिए Q नहीं बदलता। सब लोग समझ लो भाई वेल दिस। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक, तो ये वाली बात भी हमने याद कर ली कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन कुछ भी नहीं करता, पार्शियल प्रेशर भी गैसेस के चेंज नहीं करता, Q को भी चेंज नहीं करता, रिएक्शन आगे पीछे कुछ नहीं जाती, बात भाड़ में जाइए आप। चलिए ठीक है। और उसने कहा बस अब एक और बात बता दीजिए, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा? मैंने कहा यार अब तुम बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो ये तो चेंज होगा ही। कहां गया वो एक्सप्रेशन हमारा? आगे आगे ये तो चेंज होगा ही। ये देखिए टी आ रहा है, टी आ रहा है। तो अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो Q टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा। सर अब आप फंस गए सर, क्यों? क्योंकि सर Q भी चेंज होगा और K भी चेंज होगा। हाँ बात तो सही है। ये अब तक क्या होता था सर, ये वाला हाथ ऊपर नीचे होता रहता, तो आप मस्त अपना आगे पीछे का ड्रामा कर लेते थे कि ये ऊपर चला गया, बैकवर्ड नीचे चला गया। अब सर दिक्कत क्या है कि सर Q भी चेंज होगा और K भी चेंज होगा। अब दिक्कत आएगी, देखो क्या दिक्कत आएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ कि सर Q बढ़ गया, ठीक, और K जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो गिर गया। सपोज Q बढ़ गया और K गिर गया। अब बताइए Q को K के पास आने के लिए क्या करना चाहिए? सर Q ऊपर है, K नीचे है, तो सर बैकवर्ड। इसमें क्या दिक्कत है सर? हो गया, ये तो आसान है। अच्छा उल्टा करते हैं, Q कम हो गया और K बढ़ गया, अब क्या करेंगे सर? फॉरवर्ड। क्या परेशानी है सर? ये तो आसान है, इसमें कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत अब है। यानी आपके टेम्परेचर को चेंज करने से अगर Q गिरे और K बढ़े कोई दिक्कत नहीं, Q बढ़े और K गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह कि जब दोनों बढ़ेंगे और जब दोनों घटेंगे तब आप फंस जाएंगे। कैसे? सर Q बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, सर K भी बढ़ रहा है, हमने कहा बढ़ा लो, अब फॉरवर्ड। ठीक, सुनना जरा, Q बढ़ रहा है, K भी बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। ठीक, अच्छा दूसरा करते हैं, Q बढ़ रहा है और K भी बढ़ रहा है, अब बैकवर्ड। यानी Q K से, अगर K जो है वो Q के ऊपर चला गया तो फॉरवर्ड, और अगर K बढ़ने के बाद Q से नीचे रह गया तो बैकवर्ड। सर मुझे कैसे पता चलेगा ये K के नीचे रह रहा है या ऊपर जा रहा है? ये तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं होगी मुसीबत, तुम्हें एक बात याद कराई गई थी, वो ये है कि Q T के साथ इस तरह से डिपेंडेंट और K T के साथ एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट था। और उस दिन में मैंने तुम्हें इसी बात को लेकर इसलिए बताया था कि अगर T के चेंज होने से K बढ़ा तो छत पर होगा, और अगर K गिरा तो जमीन पर पड़ा होगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि सर इतना बढ़ेगा कि इतना बढ़ेगा कि इतना बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो छत पे होगा, बढ़ने तो Q को छत तक जाना ही पड़ेगा। यानी अगर K बढ़ा तो छत पर बैठा होगा, Q की ऐसी की तैसी, Q को K तक जाने के लिए फॉरवर्ड जाना ही पड़ेगा। यानी फॉर एनी इक्विलिब्रियम इफ यू इंक्रीज K, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, बात खत्म। अरे सर Q से तो पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो वो भी बढ़ा। अरे वो बढ़कर कहां चला जाएगा? अरे T और T स्क्वायर पर ही तो डिपेंड करता है, कहां चला जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और जो आदमी छत पे बैठा है उसके लिए, उसको तो छत पे जाना पड़ेगा ना सर, फॉरवर्ड ही जाएगा। यानी आपने अगर टेम्परेचर का चेंज दे रखा है तो टेम्परेचर ही अकेला डिसाइड करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि सर T K के साथ एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट है। यानी जो K होता है वो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियल डिपेंड करता है, और अगर K बढ़ रहा है तो छत पे चला जाएगा, और अगर K गिर रहा है तो जमीन पे गिर जाएगा। अब सोचो क्या हो रहा है, सर Q बढ़ रहा है और K भी बढ़ रहा है, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ना यहां नहीं जाएगा, छत पे बैठेगा, और अगर वो छत पे बैठेगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अच्छा सर Q भी गिर रहा है और K भी गिर रहा है, अब कैसे गिर रहा है सर? यहां गिर रहा है, ना जमीन पे गिर गया भाई, तो इस Q को जमीन तक आना पड़ेगा, यानी रिएक्शन पक्का बैकवर्ड जाएगी। यानी बात खत्म हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो K बढ़ता है या घटता,
और वो तुम्हें मैंने याद करवाया था, एंडो का टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है घटता है, वो मैंने याद करवा रखा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि के बढ़ रहा है, तो अगर के बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड लिख के चले आना, के गिर रहा है तो बैकवर्ड लिख के चले आना। क्यू के चक्कर में मत पड़ना, ये कुछ भी डिराइव मत करना, कि कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ के डिसाइड करेगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। मुझे कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ के डिसाइड करेगा। क्योंकि क्यू ऐसे कूदता रहता है और के छत पे चला जाता है या जमीन पे गिर जाता है, तो क्यू से क्या लेना देना? अगर के छत पे बैठा है तो फॉरवर्ड, और अगर के जमीन पे बैठा है तो बैकवर्ड। ऐसी की तैसी क्यू की मुझे कोई मतलब ही नहीं। लास्ट बात कर रहा हूं बस, क्या अगर सवाल में इंजेक्शन लग रहे हैं, वॉल्यूम छिड़ रहा है, इनर्ट गैस भी ठूसी जा रही, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, गैस फड़ बवाल मचा दिया और धीरे से कह दिया टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तुम समझ जाना ऐसी की तैसी तुम्हारी। अगर तुम टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो तो सिर्फ के बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। वो कहेगा लो इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए, उसका कुछ नहीं, क्यू का तो चेक करो। हम क्या बोलेंगे, अबे तुम्हारे इंजेक्शन से क्यू का होता क्या? यही तो होता है, जब वो छत पे बैठा है और तुम ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, भाड़ में जाओ, तुम्हें जाना तो छत पे ही है ना, और अगर तुम्हें छत पे जाना है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यानी इन केस ऑफ मोर चेंजेस, वंस मोर देन वन चेंजेस विद टेम्परेचर, the deciding factor will be only temperature, because other factors they only change Q, ऐसे, but temperature changes Q K exponentially। यानी अगर आपने एक साथ कई चेंजेस कर दिए और साथ में टेम्परेचर का भी चेंज दे रखा है, तो टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर या तो के को छत पे लेके बैठा होगा या जमीन पे गिरा देगा, और बाकी के इंजेक्शंस या इनर्ट गैस या ये वॉल्यूम क्यू को ऐसे हिलाते डुलाते रहते हैं। अब जब बात हो चुकी कि मैं जमीन पे पड़ा हूं, तो ऐसे में आप हिलते डुलते रहिए, जाना तो जमीन पे ही पड़ेगा, और ऐसे में रिएक्शन को बैकवर्ड जाना ही पड़े। इसलिए सब लोग इस बात को, हाँ बेटा खाना हमें भी खाना है, एक मिनट के लिए रुक जाओ, इस चीज को लेके सिर्फ एक लाइन याद कर लेते हैं कि अगर एक से ज्यादा चेंजेस टेम्परेचर के साथ दे रखे हैं तो एक्चुअली टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। आप एक से ज्यादा चेंजेस को भाड़ में जाइए, आप सिर्फ टेम्परेचर को देखिए। एंडो का टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और एक्सो को टेम्परेचर गिराने से के बढ़ता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। वो आपको जो 4 पॉइंट्स लिखवाए गए थे उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। कुछ समझ पाए सब लोग इस बात को? सब लोग को ये बात समझ में आ गई कि अगर आप टेम्परेचर को भी लेके आ गए तो सब कुछ टेम्परेचर डिसाइड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के को छत पर या जमीन पे बैठा देता है। आप बेकार में इंजेक्शनों के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि इंजेक्शन तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब जो आदमी जमीन पे पड़ा उसमें इंजेक्शन क्या कर लेगा? वो जमीन में जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, और अगर के छत पे बैठा है तो फॉरवर्ड जाएगा। यानी सिर्फ के डिसाइड करेगा टेम्परेचर के केस में। आप टेम्परेचर से ही आंसर निकालिएगा, बाकी सारे जो फैक्टर्स दे रखे उसको साइड में कर दीजिएगा, आपका सीधे आंसर बाहर निकल आए। जैसे यही इक्विलिब्रियम है, वो कह रहा है इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ए डाल देंगे, बी डाल देंगे, PCl3 डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे। मैंने कहा बस बात खत्म। दिस इज एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ जाएगा, छत पे चला जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है। वो कह रहा सुन तो लो इंजेक्शन। हमने कहा तैसी तुम्हारी इंजेक्शन की मुझे मतलब नहीं। कुछ समझ में आया? सबके समझ में आया? अब देखो यहां पर क्योंकि बात हुई थी तो ये तो लिखना ही हमें, लेकिन ये तो लिखेंगे ही, लेकिन एक चीज और जरूर बोलेंगे कि मैं अभी 2 मिनट के लिए, आज नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो ज्यादा भी हो जाएगा, बस 2 मिनट के लिए जो अगली क्लास स्टार्ट होगी उसमें 2 मिनट के लिए एक बात और बताऊंगा, ताकि ये बात हमारी पूरी वाइंड अप हो जाए, और फिर उसके बाद जो है आने के लिए स्टार्ट कर देंगे। बस 2 मिनट के आज इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो फिर ऐसा नहीं कि टाइम नहीं ले सकते हैं, तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम्हें तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो खिचड़ी सी बन जाए, तो अभी इसको बस अभी रोक रहे हैं। फिर अगली क्लास में जरा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात और बोल देंगे, 2 मिनट का काम है और बात खत्म। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।